नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें। प्रधानमंत्री ने आज देश के दिल्ली में और दिल्ली के भी दिल में उन्होंने आज कुछ सरकारी भवनों का उद्घाटन किया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थी। आज शाम को उसका औपचारिक उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी वहां पर होने जा रहा है। कर्तव्य भवन, जहां पर हमारे सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाएंगी। वहां आज प्रधानमंत्री गए थे सब जायजा लेने के लिए, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं इस बीच? राहुल गांधी रांची में चाईबासा में थे, झारखंड में। उन पर मुकदमा हो गया, मानहानि का मुकदमा देश के गृह मंत्री के खिलाफ कुछ बोलने पर, लेकिन उनको वहां से बेल मिल गई। तो आप देखिए, उनसे जुड़ी खबरें अभी 2-3 दिन से जो है अदालती कार्रवाई की आ रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर उनको खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब ये वाला मामला है। ट्रंप की भी बात आपको बताएंगे। अब भारत जवाब दे रहा है ट्रंप को। ट्रंप रोज दिन में 10 बार मोदी मोदी और भारत करते हैं, हम टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे। वो तेल खरीदता है रूस से। भारत ने आईना दिखा दिया कि देखो तुम भी इतना व्यापार करते हो रूस से। तो बोला हम नहीं जानते, यही बोला उन्होंने। आई डोंट नो, आई विल इंक्वायर। कि अमेरिका व्यापार करता है रशिया से, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं मालूम। इसकी भी बात करेंगे। बिहार की एसआईआर में अब 5-6 दिन हो गए जब ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट का है वो जारी किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कितनी आपत्तियां आई, क्या किसी सरकारी दल ने भी कोई आपत्ति करी? जितना हंगामा इसको लेकर खड़ा किया गया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात आपको बता दें, जो अब से थोड़ी देर पहले कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद आज कर्तव्य भवन 3 में, इस बिल्डिंग में कई मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे, जिनमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का दफ्तर भी होगा। ये मंत्रालय अभी कहां चलते हैं? वहीं आसपास जो बने हुए थे शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, इन्हीं जगहों पर हमारी सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उनके दफ्तर थे और कुछ और दूरी पर भी कुछ कार्यालय जो हैं वो काम कर रहे थे। तो ये जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा कोविड में, उस वक्त ये तय हुआ था कि पहले तो कर्तव्य पथ नाम दिया गया राजपथ को, और फिर उसके आसपास जो है ये भवन बनाए जाएंगे जो एक मॉडर्न जैसे ऑफिसेज होने चाहिए, उसमें वो सुविधाएं हों। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंत्रालय चल रहे थे, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक जगह पर अब शिफ्ट किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कर्तव्य भवन 3 जो है ये करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है। बेसमेंट के 2 लेवल हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर को मिला दीजिए, फिर ऊपर की मंजिल, तो कुल 10 फ्लोर इसके अंदर हैं। 600 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, 850 ऑफिस रूम्स हैं इसके अंदर, 700 सीसीटीवी कैमरे हैं, 120 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था भी जो है वो इसके अंदर की गई है। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। इस नए ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय चलेगा, सेकंड फ्लोर पर एमएसएमई और डीओपीटी, थर्ड फ्लोर पर विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का दफ्तर होगा, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पर गृह मंत्रालय से जुड़े काम होंगे और सिक्स्थ फ्लोर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर होगा। ऐसी 10 बिल्डिंग्स बननी है और अभी जो है ये एक बिल्डिंग जो है वो प्रधानमंत्री ने आज लोकार्पित की है। अभी देखिए, वो जो इस निर्माण में जो हमारे मजदूर भाई थे, इंजीनियर्स थे, उनसे भी बात कर रहे हैं। ये अभी की लेटेस्ट तस्वीरें जो अभी आ रही हैं, इस भवन के निर्माण में शामिल लोगों से प्रधानमंत्री की बातचीत। अगर इसमें ऑडियो है तो हम सुना भी दें। अच्छा, ऑडियो इसके अंदर नहीं है, केवल तस्वीर आई है अभी। अब ये उनका तरीका है। किस जैसे सब संसद भवन बना था तब भी वो सबसे पहले उन्होंने नई बिल्डिंग जब बनी थी तो वर्कर्स से ही बात की थी जिन्होंने इसको बनाया, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था उस वक्त भी उन्होंने यही किया था। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और ज़रूरी नेसेसरी प्रोजेक्ट जो है वो इसको कहना चाहिए। त्रिपाठी जी। सौरभ जी, हम लोग उस कालखंड में हैं जो बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा है। हमने राम मंदिर बनते देखा, हमने अपने देश की संसद बनते देखी, हमने प्रयागराज का महाकुंभ देखा, हमने काशी विश्वनाथ धाम देखा, हम मथुरा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर बनते देखेंगे, हम जगन्नाथ धाम बनते देख रहे हैं, हम महाकालेश्वर बनते देख रहे हैं, हम एकात्म मंदिर बनते देख रहे हैं, हम देश के हर हिस्से का पुनर्जागरण होता हुआ देख रहे हैं। यानी भारत का, जिसको बार बार हम कहते हैं ना राइजिंग इंडिया, तो राइजिंग भारत हम लोग होते हुए देख रहे हैं।
अब कोई कह सकता है कि ये तो एक ऑफिस का काम है, उसमें क्या ये दुनिया भर की चीजें मैंने जोड़ दी। लेकिन जरा सोचिए कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत के पास अपनी इमारत, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत बताने के लिए बहुत कुछ था क्या। और जब हम नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की करते हैं, जो सचमुच बड़ी शानदार इमारतें हैं, तो अंग्रेज बनाकर गए थे, संसद अंग्रेज बनाकर गए थे, प्रधानमंत्री का घर इधर से उधर होता रहा, यानी जब जिस प्रधानमंत्री का मन रहा उस हिसाब से अलग अलग गया। लंबे समय से 7 लोक कल्याण मार्ग है, जो रेस कोर्स रोड हुआ करता था, वो भी लोक कल्याण उसकी एक भावना है। राजपथ से कर्तव्य पथ हो गया और ये कर्तव्य भवन, 10 ऐसी इमारतें, 3 बन गई हैं। अगर आप इसको और अच्छे से जो लोग समझना चाहते हैं, तो जो IGNCA वाले बिल्डिंग या ग्राउंड में आप लोग जाते थे, तो ये तीनों सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग वहीं बनकर आएगी। ऑफिस का, गवर्नेंस का, एफिशिएंसी के लिहाज से कमाल का काम है। लेकिन दुनिया में जब हम अपनी बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार होगा। और कमाल की बात ये, जैसे संसद हमारी अपनी इंडिजिनस स्वदेशी मेक इन इंडिया की थी, वैसे ये भी L&T बना रहा है। हम सब आत्मनिर्भर भारत है, टाटा L&T वो था, इसमें भी L&T है, CPWD है। तो मुझे लगता है कि ये कई मायनों में इसकी चर्चा होगी। और शायद हम लोग जब जिसको कहते हैं कि 2029 के चुनाव में जा रहे होंगे, उससे पहले तक पूरी दिल्ली बदल जाएगी। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, ये सच कह रहा हूं इसको। अब यमुना रिवर फ्रंट बनेगा तब बात करेंगे। नहीं, वो भी बनेगा। नहीं बनेगा तो इस सरकार को उखाड़ फेंके। बहुत बड़े काम हुए हैं, देख मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, किसी दिन सुबह 5-6 बजे दिल्ली में किसी भी रास्ते से आप गुजरिए और जाइए आप इंडिया गेट संसद भवन तक, आपको न समझ में आए कि पिछले 10 सालों में कितना दिल्ली का लैंडस्केप बदल गया है, स्काई लाइन कितनी चेंज हो गई। कल मैं एक आपको बता रहा हूं, खबरों में बहुत कुछ होता है कि आपने कह दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली रात को 12 बजे बहुत सुंदर लगती है। सुंदर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चमचमाती सड़कें, चौड़ी सड़कें हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती। दिन के 12 बजे भी लगनी चाहिए उतनी सुंदर। नए कंस्ट्रक्शन, नई दिल्ली जो बन रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक। एक चीज आप भूल गए, समर स्मारक। बिल्कुल, वो भी उसी का हिस्सा। ये भी इसी ग्रैंड लुटियंस जोन का जो प्लान है, सेंट्रल विस्टा आप कह लीजिए, उसका एक अभी तो बहुत कुछ आप भूल है। गए, एक एक करके बताएंगे। अब ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का इन्होंने जिक्र किया ना, सच में आइकॉनिक और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं और खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये हमारा जो पूरा राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पुरानी पार्लियामेंट, रायसीना हिल वाला जो पूरा क्लस्टर है, वो बहुत शानदार इमारतें अंग्रेज बना करके गए थे। लेकिन भाई उसको 1 सदी से ज्यादा बीत गया है। तो अब ये मांग पहले पार्लियामेंट को लेकर होती थी कि नई पार्लियामेंट बने, हालांकि वो नहीं पसंद आ रही कांग्रेस पार्टी को। अब ये भी हुआ कि भाई ये इन दफ्तरों से भी निजात मिले। ये भी 1950 से 70 के बीच में बने हुए थे। तो आप समझिए कितना, मतलब 70-75 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये, तो इनको भी कभी तो घटना ही था। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो मौजूद मंत्रालय हैं, वो कर्तव्य पथ पर बने इन नए ऑफिसेज में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये भी आएगा कि फिर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का होगा क्या। सरकार के पास इसका भी एक रोड मैप है। दोनों इन बिल्डिंग्स को खाली करा करके इनको संग्रहालय बना दिया जाएगा, म्यूजियम बना दिया जाएगा, जिसका नाम होगा युगे योगीन भारत म्यूजियम। इन स्ट्रक्चर्स के साथ किसी किस्म का छेड़छाड़ नहीं होगी। इसमें महाभारत काल से लेकर के देश के आज तक के इतिहास को, कला, संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता था पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको भी खोल देना चाहिए था पब्लिक के लिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है ये अब बन जाएंगे म्यूजियम। सर, आपने तो बहुत धक्के खाए होंगे पुराने दफ्तरों में। सभी दफ्तर मेरे जान पहचान मतलब जाने पहचाने, क्योंकि सभी दफ्तरों में जाना रहता है। सरकार का काम हो तो दो बातें हैं, एक तो अच्छा लग रहा है कि नई इमारतें बन रही हैं, कोई बात नहीं है, और पुरानी इमारतें थीं उनको हटाना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या ये जो जितने नाम आप कर्तव्य पथ रखते हैं, राजपथ को बनना के कर्तव्य भवन कर दें, क्या वहाँ जो आम आदमी है उसकी एंट्री हो रही है? उसकी एंट्री, जितनी नई इमारतें बनती जा रही है उतनी उसकी एंट्री बंद होती है। कहाँ कर्तव्य पथ पर कह रहे हैं? कर्तव्य पथ नहीं, इमारतें कर्तव्य पथ पर तो क्या, कर्तव्य पथ पर भी आजकल तो बंद है जाना, आजकल गाड़ियां नहीं जाती। लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कभी कभी तो होता है। एनीवे, खैर वो तो बंद ही है, खैर उसको नहीं, कर्तव्य पथ को छोड़िए। लेकिन जो कर्तव्य भवन जितने बने हुए हैं, सरकारी इमारतें जितनी बनी हुई हैं, उनमें लोगों का जाना, जिनके लिए बना रहे हैं आप, किसके लिए बना रहे हैं? हम होम मिनिस्टर के लिए नहीं बना रहे, प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बना रहे, लोगों के लिए बना रहे हैं ना। तो वो लोग क्या वहां तक पहुंच सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या ये सरकार उस पर काम कर रही है? पहले जाते थे, पहले जाते थे, आम लोग जाते थे। हाँ, तो पहले संसद में भी जाते थे। संसद में आप
आपने वो एक वहाँ पर वो होता था सेंट्रल हॉल, उसको बंद कर दिया। सेंट्रल हॉल को बंद करने का मतलब क्या है? सेंट्रल हॉल का बंद करने का मतलब है कि जो जर्नलिस्ट, पुराने एमपीज, नए एमपीज, सरकार, विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ जो एक इंटरेक्शन होता था, जर्नलिस्ट को भी मैं पार्ट ऑफ पब्लिक मानता हूँ, क्योंकि वो उस बात को इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट के पासेस बंद कर दिए गए मोटे तौर पर, ठीक है। लोगों का आना जाना वहाँ पर कम हो गया है। जो कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को एंट्री होगी? क्या वो सीधे ऑफिसर्स के साथ मुलाकात कर पाएंगे? क्या बात कर पाएंगे? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई इमारतें बनना तो अच्छी बात है, उसके लिए आपको लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद सरकारी भवनों में एक्सेस जो है वो लिमिट हुई है? बहुत ज़्यादा। बहुत, ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी ज़्यादा जरूरत है। हालांकि ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो ऑफिसेस शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है इन मंत्रालयों की या यहाँ काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना, खर्चा कम करना, काम ज्यादा होना। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं कि सरकारी भवन में अब लोगों की एंट्री बंद हो गई, तो विजय जी सही कह रहे हैं। उन लोगों की एंट्री बंद हो गई जो वहाँ पर बैठ के सत्ता के साथ दलाली करते थे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वहाँ बैठते थे। कांग्रेस सरकार में उनको कैबिन अलॉट होते थे, जो पावर ब्रोकर थे दिल्ली के, जो प्रधानमंत्री मोदी थे ना, खान मार्केट की खान गैंग, एक ऐसी एक लुटियन गैंग थी जो मंत्रालयों में जाती थी और ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करवाना, बड़े टेंडर मैनेज करना, उनके लिए बहुत एसेस था। 2014 के बाद ऐसे मंत्रालयों में उन लोगों का एसेस पूरा तरीके से बंद हो गया है। और जो मंत्रालय से जुड़े लोग हैं वो तो वैसे भी पास बना के जा सकते हैं, जैसे पहले जाते थे शास्त्री भवन में, जो जाते थे वैसे भी आप शास्त्री भवन में, अगर आपको किसी मंत्रालय में काम है, आपको बुलाया गया है या आपका कोई परिचित का वहां पर है, आपको किसी काम से जाना है, आपका पास बनता है, चेकिंग होती है, आप जाइए मंत्रालय में अपनी बात रख कर आइए। मुझे लग रहा है ये नए भारत की एक नई तस्वीर हमें देखने को मिल रही है 2014 के बाद। प्रधानमंत्री मोदी का मतलब आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे, मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखते थे तो 11 अशोक रोड में आते थे, और अशोक रोड में जब काम करते थे तो कई बार वो इस बात का लोगों से जिक्र करते थे कि यार 11 अशोक रोड थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, मतलब ठीक से नहीं बना है। लेकिन चूंकि उस समय उनके सत्ता नहीं थी, उनके पास पावर नहीं था, गुजरात के मुख्यमंत्री बन के गए, तो गुजरात सचिवालय का जो इंटीरियर था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरा चेंज करा अधिकारियों के हिसाब से, कि कैसे उनको बहुत एसेस सीएम के साथ मिलने का था, तो लोगों से कैसे मिलने का एसेस हो। और जब वो मुख्यमंत्री बनकर भाजपा मुख्यालय परिवार आए थे 2003 में, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कि कोशिश कीजिएगा कि 11 अशोक रोड के लिए हमें कोई जगह मिले, हम नया भारत का नया भाजपा मुख्यालय बना सके। और जब 2014 में मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सारी पार्टी को नई जगह दी है कि नया बढ़िया कार्यालय कह रहे हैं आप। और 2014 को याद कीजिए, आते ही जो पहला काम इन्होंने सरकारी भवनों से रिलेटेड किया था, पहले की साफ सफाई, ये कार्यालय साफ होने चाहिए, जगह जगह पान की पीक, बीड़ी सिगरेट नहीं पड़ी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने एंट्री को जो है वो एक्सेस कंट्रोल कर दिया था, लोग टाइम से आए, टाइम नोट होता था कि अब अधिकारी अफसर कितने बजे आ रहा है और कितने बजे जा रहा है। तो ये काम आते ही उन्होंने किया था। इस बिल्डिंग में ऐसे और कुछ चीजें होंगी। एक खबर और मैं आपको बताऊंगा, आप जल्दी से आप कुछ बोल रहे थे तो प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि जो समीर जी ने बताया वो पावर ब्रोकर वाला तो छोड़ दीजिए, वो तो हर जगह कर लेता है। आप अगर किसी के साथ काम है और आप रिसेप्शन पर जाकर, तो आज भी उसी तरह से पास बनता है। हाँ, पत्रकारों की फ्रीक्वेंट एंट्री पर असर पड़ा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आपको हम बता दें, एक तो प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी एक तस्वीर अभी आपको और हम दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के सांसद गए थे। इनमें अनिल बलूनी जी थे, इनके साथ महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी थी, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय भट्ट थे। प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने बताया है, अनिल बलूनी, उसके बाद कि प्राइम मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के धराली में, उत्तरकाशी में, जो कल आपने देखा जिस तरीके से एक फ्लैश फ्लड आया, मड फ्लड आया, उसमें बहुत से लोग लापता हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है, उससे जुड़े उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने अपना बहुत दुख जो है, शोक जो है वो व्यक्त किया है। और केंद्र सरकार भी लगी हुई है उसमें। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री की, उन्होंने क्या किया अब मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी इस वक्त कहां है? राहुल गांधी को आज अदालत जाना था, चाईबासा में, झारखंड में, और वहां उनको बेल मिल गई है। मामला मानहानि का था। झारखंड की चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई और राहुल गांधी वहां एमपी एमएलए कोर्ट में आज पहुंचे। वैसे चाईबासा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि राहुल गांधी वहां आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी का बड़ा बंदोबस्त वहां पर करना पड़ा था। मामला जुड़ा हुआ है अमित शाह पर, गृह होम मिनिस्टर अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी का। 28 मार्च 2018 को चाईबासा में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर एक
टिप्पणी की थी, हत्यारे शब्द का इस्तेमाल किया था। और उनके इस स्टेटमेंट के खिलाफ 9 जुलाई 2018 को चाईबासा की सीजेएम कोर्ट में बीजेपी के एक नेता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया। फरवरी 2024 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ फिर वो हाई कोर्ट गए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त यानी आज चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। वो वहां गए तो राहत भी मिल गई, उनको बेल मिल गई है। देशद्रोह वाला एक बड़ा विषय है, चीन वाला एक बड़ा विषय है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्रियंका गांधी ने यही बातें कही। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो कल मीटिंग हुई, इसी तरह की बातें सभी ने दोहराई। कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई मीडिया संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई एनजीओ संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मुझे ये लगता है कि न्यायपालिका के ऊपर धीरे धीरे लोगों का विश्वास हो जाएगा कि अमीरों के लिए अलग न्याय है, गरीबों के लिए अलग न्याय है, मुसलमानों के लिए अलग न्याय है, हिंदुओं के लिए अलग न्याय है। इसके ऊपर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। Amit Shah has been accused of murder, right? The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case. So I don't think Amit Shah has a lot of credibility. I mean, let's look into his background. Let's see what he has been responsible for. Let's see how he does politics. And also don't forget that he is a murder accused. This is fundamental. People in India forget that the president of the BJP is a murder accused. That's the truth. The party that talks about honesty, decency, has a person who has been accused of murder as president. ये एक्चुअली राहुल गांधी का वो 2018 वाला स्टेटमेंट था, जिस पर उन पर ये मुकदमा हुआ है। बीजेपी के एक लीडर ने मानहानि का मुकदमा किया कि इन्होंने हमारे बड़े नेता अध्यक्ष थे उस वक्त, शायद 2018 में अध्यक्ष थे पार्टी, उनके खिलाफ अध्यक्ष थे उनके कुमार कटियार ने ये मामला दर्ज करवाया था। हाँ, अब इससे पहले जो आप निशिकांत दुबे को सुन रहे थे, वो एक्चुअली कल राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेना के बारे में उनकी टिप्पणी के खिलाफ जो मुकदमा था, तो प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि कोई जज ये नहीं बताएगा कि कौन सच्चा भारतीय और कौन नहीं है। उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे कि अब तो आप जुडिशरी को भी धमकाने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कोर्ट के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो नई नहीं है। इससे पहले आपको मालूम है, राफेल के मुद्दे पर, चौकीदार चौराहे के मुद्दे पर, इन सब विषयों पर उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे एक पूरा एक समाज जो है वो आहत हुआ था, ऐसा आरोप लगा उनके ऊपर। उस केस में उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, उनका घर छिन गया था। और कल की जो टिप्पणी थी वो तो खैर बिल्कुल ही उनके लिए मतलब इतना बड़ा झटका था कि सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि आपने किस बेसिस पर आपने ये बातें कह दी भारत और चीन के बारे में, भारतीय सेना के बारे में, क्या आप वहां पर थे, सच्चे भारतीय होंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। और अगले दिन फिर उनको एक नई अदालत में जाना पड़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी आज चाईबासा गए हुए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक कड़क टिप्पणी आई थी। इसी महीने के अंत में उनको महाराष्ट्र भी जाना है, ठाणे में जो सावरकर को लेकर जो बयान दिया था, एक और है अभी एक और है। अगले महीने फिर उन्हें बिहार में जाना है, एक और मामले पर उनको कोर्ट के सामने पेश होना है। तो राहुल गांधी को पता है कि उनके ऊपर कितने मामले चल रहे हैं। जो शायद राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा था ना कि जो ब्लड बैंक बनाते हैं वैसी एक वकीलों की बैंक बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने केस को ध्यान में रखते हुए कहा था कि इतने केस चल रहे हैं मेरे ऊपर कि मुझे एक बैंक बनानी पड़ेगी वकीलों के लिए उपस्थित रहने के लिए। वहाँ एक और मजेदार बात की थी उन्होंने सर। उन्होंने कहा था कि ये मुझे सिखा के भेजते हैं सब, कि ये कुछ उल्टा सिल्टा मत बोल देना, और ये तो बिल्कुल मत बोल देना जब तुम्हारी कभी अदालत के सामने जाना हो या किसी एजेंसी के सामने जाना हो। उसके बाद भी राहुल गांधी सुधर नहीं रहे। रोज राहुल गांधी के बयान जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से बयान देते हैं जिससे उन्हें किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब राहुल गांधी अब इतने मैच्योर हो गए, विपक्ष के नेता बन गए, आप इतने मुकदमे झेल चुके हो, आप अपने बयान के कारण आपकी सांसद की सदस्यता आप गवा चुके हो, अपना घर गवा चुके हो, बमुश्किल सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली तो आपकी सदस्यता भी बहाल हुई और आपको मकान भी मिला। उसके बाद भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। पार्लियामेंट में अगर मामला चलने का दर्ज होता तो राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि जेल से बाहर ही नहीं आ पाते। पार्लियामेंट में वो इतने उलझुल बयान देते हैं, चूंकि पार्लियामेंट में उन्हें कवच मिला हुआ है कि उसके खिलाफ कोर्ट में कोई मामला चल नहीं सकता, इसलिए बच जाते हैं। चुनाव प्रचार में आप गलत बोलते हो, पार्टी के कार्यक्रमों में आप गलत बोलते हो, पत्रकार वार्ता में आप गलत जानकारी देते हो। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के सलाहकार सलाह देते हैं या नहीं देते, राहुल गांधी अपने अनुभव से नहीं सीख रहे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए और समस्या बढ़ने वाली है। लेकिन आपने एक बात ठीक कही कि राहुल गांधी जिस पथ पर हैं उससे वो वापस तो नहीं आ रहे हैं। अब हुआ ये, मैं अगली खबर से जोड़ रहा हूं इसको क्योंकि हम राहुल गांधी की बात कर ही रहे हैं। अभी इन्होंने कह दिया था इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मृतप्राय हो गई भारत की अर्थव्यवस्था। ट्रंप ने क्योंकि ये शब्द कहे थे तो उन पर यह आरोप लगा, भाई आप ट्रंप की भाषा बोल रहे हो। ट्रंप तो इन दिनों भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, और आप उनके सुर में सुर मिला रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो डेड, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया इज डेड। अब उन्होंने एक बार फिर एक ऐसी बात कह दी है जिस पर विवाद हो रहा है। ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं भारत को लेकर ना कि हम नए टैरिफ लगाएंगे, हम पेनल्टी लगाएंगे, उन्होंने क्या कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो आप सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, भारत कृपया समझो, द रीजन पीएम मोदी कैनॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स इज द ऑनगोइंग यूएस इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी। कि मोदी इसीलिए ट्रंप के सामने नहीं खड़े हो सकते, वो बार बार धमकी दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो अडानी के मामले की तफ्तीश कर रहा है। हुआ था पिछले दिनों, आपको याद होगा, कुछ वहाँ के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनकी कोई एजेंसी है, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी अडानी के ऊपर, उसका जवाब भी आया था, सब कुछ हुआ था। फिर वो कह रहे हैं, वन थ्रेट इज टू एक्सपोज द फाइनेंशियल लिंक्स बिटवीन मोदी, एए एंड रशियन ऑयल डील्स। कि ट्रंप के पास एक जो धमकी है उनके लिए, मोदी के लिए, वो ये है कि मोदी, ए का मतलब क्या, अनिल अंबानी, अडानी अंबानी कह रहे हैं, ओके, मोदी, अडानी अंबानी और रशिया के साथ तेल की जो डील हुई है, इसके सारे लिंक्स जो हैं वो अमेरिका के पास, ट्रंप के पास है, और वो भारत को धमका रहे हैं, इसलिए मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। ये भी उन्होंने कहा, मोदी हैंड्स आर टाइट, और ट्रंप कुछ भी कर रहा है, मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका। त्रिपाठी जी, पता नहीं, मैं बार बार अब संकोच में आने लगा हूं कि आखिर क्या कहा जाए इनको। राहुल जी के लिए कौन सा शब्द कहें, क्या कहें। देश का इतना नुकसान किसी नेता ने आज तक नहीं किया है। अभी कितने दिन, मेरे ख्याल से एक सप्ताह पहले कह रहे थे कि मुझे पता है वो ट्रंप तो दबा देगा, एक बार बोल के देखो, खोल के रख देगा। हो गया, ट्रेड डील तो नहीं हो पाई। इसका मतलब राहुल गांधी अब तक जो बोल रहे थे सब असत्य वचन कर रहे थे, झूठ नहीं बोलना है, संसदीय परंपरा का, संसद में भले न हो हम लोग निर्वहन करेंगे। अब क्या वो कह रहे हैं, ये खतरनाक है। ट्रंप कुछ भी करके भारत को दबाना चाहते हैं, वहां तक वो चले गए हैं कि आज जो अमेरिकी सांसद हैं वो ट्रंप से कह रहे हैं, अमेरिकी जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कहां जा रहे हो भैया, भारत से दुश्मनी लेकर दुनिया को किस ओर ले जाना चाह रहे हो? आप चाइना को हाथ दे रहे हो, उसकी हैंड होल्डिंग कर रहे हो और भारत को धक्का दे रहे हो। और उसमें जब इस तरह की बात लेकर आते हैं, और एक बात और जानना जरूरी है कि जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ तो वो कंपनी ही बंद हो गई। अब यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों वो कंपनी शुरू हुई और क्यों बंद हो गई। अब इसके बीच में जब राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो क्या वो कहीं से मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, क्या कहीं से कोई उनको कहता है क्या कि भाई ये वाला बयान दो, अब इधर थोड़ी सी कुछ मेहनत करनी है, इधर थोड़ा सा दबाव बनाना है। ये बेहद खतरनाक है, देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी राजनीति अपनी करते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं। ये बात सही है कि इस मामले में राहुल गांधी बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि ट्रंप कह रहा है कि मैंने ट्रेड का वास्ता देकर के भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। तो राहुल गांधी ने कहा कि सच, अगर ये सच है तो बताए भारत सरकार। तो उनको लग रहा था कि वाकई ट्रंप ने इंटरवीन किया, ट्रेड की बात की कि हम ट्रेड डील नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुम जंग रोक दो। फिर बात है, ट्रेड डील तो हुई नहीं, तो मतलब वो आरोप जो ट्रंप लगा रहे थे वो झूठा था, और उसको जो लोग सेकंड कर रहे थे, हामी भर रहे थे उसमें, वो लोग भी गलत साबित थे। ट्रेड डील नहीं हुई। अगर भारत ने उस दबाव में जंग रोकी होती तो हो गया होता ना, आपका सौदा हो गया होता अमेरिका के साथ। फिर अब क्या कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि भाई देख लेना, वो दबा देगा, जो चाहेगा करवा लेगा तुमसे। राहुल गांधी ने कहा था, अभी जो त्रिपाठी जी बोल रहे थे, कि ट्रंप दबाएगा भारत को और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ये भी कहा उन्होंने। तो भारत ने तो वो नहीं किया जो ट्रंप कह रहा है, नहीं तो ट्रंप इतना बिलबिलाए भी नहीं होते। ये बात भी गलत साबित हुई। अब वो ये नया एंगल निकाल के आए हैं कि दरअसल मोदी के हाथ इसलिए बंधे हैं क्योंकि अडानी की जांच अमेरिका के हाथ में है। मैंने किसी एक हैंडल को मैंने लिखा, वो तो कह रहे थे कि भारत ने अगर ज़्यादा मतलब ट्रंप की बात नहीं मानी तो वारंट भी निकलेगा अडानी के खिलाफ। नहीं, वो अमेरिका अडानी के खिलाफ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, और क्या कर सकता है वो भी नहीं पता। लेकिन ये साफ हो रहा है कि भाई भारत अमेरिका के रिश्तों, और अमेरिका के लोग भी ट्रंप साहब को समझा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप ठीक से बिहेव करें। निक्की हेली का भी आपने शायद सुना होगा स्टेटमेंट। तो निक्की हेली रिपब्लिकन कैंडिडेट थी ना, कुछ वर्ष पहले प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की कैंडिडेट रही है, तो वो भी बात कर रहे हैं। और इस समय ये तो है ही कि स्ट्रेंड है हमारे रिलेशनशिप यूएस और इंडिया के बीच में। मैं उस पर अलग बात करूंगा सर। अभी राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को या सरकार को इस तरह से पुश किया जा सकता है इन सब बातों पर, तो वो उस तरह से उसको लेकर चल रहे हैं। और अडानी तो उनका फेवरेट वर्ड है, ए वर्ड से वो हमेशा ही
उनका एक सम्मोहन बना रहा। इस वाले मसले पर ये वाली राजनीति करनी चाहिए। सही बात है, जब देश की प्रतिष्ठा दांव पे जुड़ी ये हो, मसला तो देश की साख दांव पे लगी है, तो राजनीति थोड़ी करना है, रह नहीं गया है। राजनीति आपको चुनाव है, सब जगह मिलेगी। पहले भी चर्चा की भाई देश का जब मसला हो तो आप देश के साथ खड़े रहिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी का मसला हो तो उनके खिलाफ खड़े रहिए यदि आप चाहते हैं तो, मतलब उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो देश को और प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी भी अलग से नहीं देखते हैं और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी नहीं देखते हैं। वो जब भी प्रधानमंत्री जी की आलोचना हो तो उसे देश से जोड़ देते हैं और राहुल जी जब प्रधानमंत्री जी की आलोचना करनी होती है उसको देश तक ले जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ों में एक घालमेल हो रहा है और राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। ये बार बार जो जितने कोर्ट के भी मसले चल रहे हैं उससे भी उनको समझना चाहिए। हालांकि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड वो हैं कि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी किसी एक लीडर को परेशान करने के लिए 10 जगह पर आप कोर्ट में केस कर दीजिए तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि 10 बार उनको फांसी लगेगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। कांग्रेस उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मांग रही है, मांगते चल रही है। वह नेता यह तय नहीं कर पा रहा है कि भाई पार्टी का विरोध करना है कि देश का विरोध करना है। पार्टी का विरोध क्या होता है और देश का विरोध क्या होता है, किस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए और किस समय पार्टी का विरोध करना चाहिए। पहले राहुल गांधी की बात हो रही थी, एक विवादित टिप्पणी पर पहले उनको आज बेल लेनी पड़ी झारखंड के कोर्ट से। उसके बाद फिर उनका ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी इसीलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अडानी की जांच कर रहा है एक मामले में अमेरिका। और ये अडानी, अंबानी, मोदी, रूस से तेल, ये सब जुड़ा हुआ है और इसीलिए मोदी के हाथ बंध गए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप कह क्या रहे हैं? दरअसल भारत और रूस की दोस्ती ये ट्रंप को सोने नहीं दे रही है। रूस के साथ भारत की ऑयल डील ट्रंप को इतना परेशान कर रही है कि वो दिन रात इसी के बारे में बोल रहे हैं, हर जगह जाकर के भारत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर यहां अपना मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कहते हैं अगर मोदी ट्रंप का जवाब देंगे तो अमेरिका में अडानी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मोदी के हाथ बंध गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अभी और टैरिफ लगाऊंगा। अभी 7 तारीख से 25% के टैरिफ लागू होने थे भारत के ऊपर। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई फिगर नहीं दी है कि कितना होगा। तो लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये फिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान की 19% पे डील हुई है, बांग्लादेश की भी ऐसे ही कुछ 19-20% पे डील हो गई है। ज़्यादातर जो देश थे उनकी मैक्सिमम 25% टैरिफ पर डील जो है अमेरिका ने कर ली है। तो भारत के साथ क्या वो इससे भी बढ़कर ऊपर कोई एक किस्म की पेनल्टी लगाने वाले हैं? दरअसल ट्रंप की एक मुसीबत ये भी है या उनका फ्रस्ट्रेशन ये भी है, अमेरिका का राष्ट्रपति तो भारत की बात दिन में 10 बार करता है। भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम भी नहीं लेता, अमेरिका का नाम भी नहीं लेता। प्रधानमंत्री को छोड़िए, विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री, कोई नहीं कह रहा कुछ, सब चुप। गवर्नमेंट हमारी ऊपर के लेवल पर बिल्कुल खामोश है। वो ट्रंप की बात का नोटिस तो ले रही होगी लेकिन दिखा बिल्कुल भी नहीं रही कि हम इससे कुछ परेशान हैं। जवाब दिया जा रहा है लेकिन मंत्रालयों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा। अब जैसे विदेश मंत्रालय ने कुछ बातें बताई कि भाई ये हिपोक्रेसी है कि हम तेल रूस से खरीदते हैं तो इससे आपको ऐतराज़ है। यूरोपियन यूनियन जो है वो गैस खरीदता है इतनी, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। चाइना खरीद रहा है, हमसे ज़्यादा तेल तो रूस का चाइना खरीदता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है डील करने के लिए। भारत के ऊपर आप बल्ला लेके सवार हो गए हो कि तुम तेल खरीदते हो, अभी हम करेंगे तुम्हारा इलाज। फिर उन्होंने ट्रंप का भी बता दिया कि भाई आप भी करते हैं व्यापार। तो ट्रंप की कुछ बयान है वो आपको सुनाता हूं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. I'm not looking for leverage. I'm looking for fairness. We want reciprocal as much as possible. Sometimes reciprocal would be too much for them to handle because it would be a much bigger number. But we want to see some reciprocity. We want to see reciprocal wherever we can. And all I can say is this: our country will be taking in hundreds of billions of dollars. You just said it. Already we're taking in, billions and billions of dollars. And it was very unfair. The world treated us very unfair. अब ये भी जो बात ट्रंप कहते हैं ना, ये बड़ा अनफेयर है, भारत इतना हम पर टैक्स लगाता है। अब इसका भी जरा आप जान लीजिए इसकी हकीकत क्या है। जो इंडिया का वेटेड टैरिफ है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को मिला लीजिए तो वो 4.6% ओवरऑल पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, टैरिफ जो लगाता है उसका एक वेटेड एवरेज है 4.6% ओनली। हमारे टैरिफ क्या बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं,
1990 में भारत का एवरेज टैरिफ जो था वो 56% था, आज वो घट के 4.5% पर आ गया है। क्या अमेरिका के साथ हमारा व्यापार जो है वो बहुत खराब है, मतलब हम ज़्यादा मनमानी करते हैं? ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ड्यूटियां घटाई हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, उनके मोटरसाइकिल पर पहले, और गिने चुने प्रोडक्ट्स पर हायर टैक्स लगाता है भारत। ऐसा नहीं कि अमेरिका के हर उत्पाद पर लगता है। मोटरसाइकिल पर 50% लगता था, आपने 40% कर दिया। 1600 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल का ऊपर भी 50% था, उसको 30% कर दिया, क्योंकि हार्ले डेविडसन की बड़ी चिंता थी ट्रंप को कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो जाती है ड्यूटी लगने के बाद, भारत में बिकती नहीं है। हार्ले डेविडसन को भारत में व्यापार बंद भी करना पड़ा था। इसके अलावा और बॉर्बन विस्की है, 150% टैरिफ था, 100% कर दिया गया। तो आप, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि भाई दोनों देश जो हैं वो परस्पर एक मैत्री भाव से और जिसमें दोनों का मुनाफा हो, ऐसी कोई डील करें। अच्छा, इसको आप और इकोनॉमीज जो दुनिया की हैं उनके साथ भी अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो भी उसमें भारत कोई बहुत अलग से खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। एक प्रॉब्लम जो ट्रंप का है कि भारत अपना कृषि सेक्टर नहीं खोल रहा, कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये वो नहीं खोल रहा है। तो इसकी सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को लेकर के देश कितना टैरिफ लगाते हैं ताकि विदेशी कंपनियां ना आ जाएं और हमारा कृषि जो सेक्टर है, एग्री सेक्टर, वो बचा रहे, क्योंकि किसान, हर ज़्यादातर देशों में किसान जो है वही आबादी का बड़ा हिस्सा है। भारत 39% लगाता है, 39% कृषि सेक्टर पर। स्विट्जरलैंड 28.5% लगाता है, नॉर्वे 31% लगाता है, आइसलैंड 23.5% लगाता है, जापान 57% लगाता है एग्रीकल्चरल टैरिफ, 57% लगाता है वो। कोरिया जो है, साउथ कोरिया 12.5% लगाता है, थाईलैंड 27% लगाता है। आप भारत को अकेला इस कतार में खड़ा करना चाहते हैं कि तुम और देशों को अपने देश में व्यापार नहीं करने दे रहे। समीर जी, देखिए, ट्रंप की स्थिति देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बोलता है वो पूरी दुनिया उसे सुनती और गंभीरता से लेती है। आज क्या हालत है अमेरिका के ट्रंप के नेतृत्व में कि कनाडा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति वो डिसिल्वा लूला ने कहा है कि ट्रंप ने कहा आपको टैक्स पे बात करना है तो मुझे फ़ोन कर लेना, तो उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, और मुझे लगा तो मैं चाइना से बात करूंगा। छोटे छोटे देश आज ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रहे, और भारत के ऊपर जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, उन्होंने गलत नंबर डायल कर लिया। उनको पता है कि आपको दुनिया लगता है ट्रंप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई यहां कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा उनकी बातों का? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो आप देखिए ना, लगातार ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे, सोशल मीडिया पे लगातार जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, और वो उकसाने वाले बयान और ट्वीट कर रहे हैं कि भारत सरकार इससे घबराकर, परेशान होकर कोई बयान दे या बोले कि हम ट्रंप से बात करने जा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल हम बात करने के लिए भेजेंगे, हमारा विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे फोन करे, न प्रधानमंत्री मोदी उनको एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न कॉल कर रहे हैं। और यही ट्रंप का डर है कि भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि अगर ट्रंप नहीं मानेंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बड़ी भारत ने प्लान बी और प्लान सी तैयार रखा हुआ है। ये खबर आई थी बीच में कि जब ये हमारे प्रतिनिधि मंडल व्यापार सौदे को लेकर के मिल रहे थे, हम वहां गए, वो यहां आए, तो ट्रंप की कोशिश दरअसल ये थी कि ये 1-2 बार की मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद मोदी के साथ फोन पर हमारी एक बात हो जाए और फोन पर ही डील सील हो जाए। वो काम भारत ने नहीं किया। हम बिल्कुल निटी ग्रिटी डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज पर उनके साथ जो है हम लोग बार्गेन कर रहे हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं। और वो ट्रंप इस बात के आदी नहीं है। ट्रंप को लगता है भाई मैं हूं, 4 लोग जाओ बात करके आओ, उसके बाद हमारी बात करा देना, दोनों लीडर हम लोग फोन पर ही खत्म कर देंगे। मोदी ने वो नहीं किया। त्रिपाठी जी, नहीं, ऐसे तो दुनिया चलती भी नहीं है। ट्रंप के भ्रम से दुनिया चलेगी ऐसा तो होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी का जो पूरा जिसको कहें कि जो कैरेक्टर है, किसी व्यक्ति का जो पर्सोना होता है, व्यक्तित्व होता है, उसमें एक बात बड़ी एकदम स्टैब्लिश्ड है। वो चाहे वो देश की राजनीति में हो, चाहे विदेशी मामले हो, वो बहुत आराम से ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार वो ये झेल रहे हैं। उनके इस 10 साल में बहुत कुछ हुआ, और उस 10 साल से पहले क्या क्या हुआ जरा कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को अमेरिका का वीजा न मिले, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी उन परिस्थितियों से बाहर आए। सामने वाले को, और विशेष करके जब ऐसा कोई मसला हो जहां उन्हें लगता है कि ये बात तो एकदम दुरुस्त है, तो सामने वाले को वो वहां तक ले जाते हैं जहां उसका धैर्य टूटता है। डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य टूट गया, और ऐसे वाला कैसे बात होगी कि मैंने फोन कर दिया, ये कोई जाके डील कर लो, पैसा उठा लो वाला है क्या मसला? अरे भाई, ये 2 सोवरेन कंट्रीज के बीच में, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं, ये इसीलिए भी ना कि बाकी देशों ने तो कर लिया ना उसी तरीके से डील।
जापान को धमकाया, जापान ने कर लिया, साउथ कोरिया को धमकाया, साउथ कोरिया तैयार हो गया। बाकी देशों ने भी उस तरह से नहीं किया, लेकिन हाँ दबते दबते बेचारों को करना पड़ गया कुछ को। लेकिन भारत नहीं करने वाला है ना। हम 142 करोड़ का मार्केट साइज है हमारा। अगर वो बिजनेसमैन है, हम उसी भाषा में बात करें तो हमारा मार्केट साइज इतना बड़ा है कि ट्रंप के लिए परेशानी की वजह हम बनेंगे। हम ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब नहीं, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। नहीं, एक तो भारत का लेवरेज है इसमें। भारत जो है बहुत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी नहीं है। हमारे पास ज़्यादा, हमारी खपत जो होती है वो देश के अंदर ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर हमारा एक्सपोर्ट में कहीं कुछ नुकसान भी हुआ तो भारत को बहुत असर नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं है कि आपका सारा एक्सपोर्ट और ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ ही है, और दुनिया के साथ भी आप ट्रेड करते हो। तो भारत इसलिए बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान नहीं है। एक बड़े सौरभ जी कि अब इसमें एक चीज सचमुच तय करना चाहिए, अगर ये डील एकदम से टूट जाने की ओर जाती है तो भारत को कड़ाई से डी डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए, जो रोक दिया। मैं ब्रिक्स आगे लेके चल रहा है। ब्रिक्स की बात बताता हूं। मैं कल सर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री को सुन रहा था, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिकियों को कौन बताएगा कि तुम्हारे राज करने का समय जा चुका, तुम पीक पर पहुंचकर नीचे उतर रहे हो। अब दूसरी दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया ब्राजील, चाइना और इंडिया का, कि आने वाला वक्त इन 3 देशों का है। और यह भी उन्होंने कहा बार बार कि ये जो टैरिफ आप लगा रहे हो, आपको लगता है इससे अंदर अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, रातों रात इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी? अब वो कह रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाएंगे। इतनी सस्ती दवाई दुनिया में कोई बनाता ही नहीं। आपको लगता है कि मैं वहां महंगी दवाई, भारत की दवाई वहां जो मिलती है वो महंगी हो जाएगी, तो मेरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर खड़ा हो जाएगा। मैं गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट लगा दूंगा और टैरिफ लगा दूंगा तो मेरी ऑटो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ऐसे चलता है क्या सर? देखिए, वो जो बात हुई ना, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप साहब का उसको समझे साइकी को, वो चौधरी साहब हैं। अब चौधरी साहब चौधरी ही रहते हैं, भले ही राजपाट रहे ना रहे। और ये हमने सब जगह देखा है। सरदार पटेल ने राज्यों को मिला दिया, राजाओं को ख़त्म कर दिया, इंदिरा जी ने प्रिवी पर्स ख़त्म कर दिया। लेकिन अब भी श्रीमंत हैं बहुत सारे देश में, नवाब भी बहुत सारे बचे हुए हैं, चौधरी साहब भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वो उस चौधरी साइकी से, चौधरी का मतलब मैं किसी यहाँ पर बात नहीं, चौधराहट करने का मतलब कि जो अपने आप को किंग समझता हो उसका ऐसे समझना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। किंग जो समझता हो वो जब तक उस साइकी से नहीं निकलेंगे, और कई बार होता है ना, हमारी सोसाइटी में भी होता है कि आप बड़े साहब हैं, आपके घर के किसी कमज़ोर आदमी ने जो आपके यहाँ पर काम करता था, नहीं करता था, वो बड़ा हो गया, तो आप लेकिन उससे डील वैसे ही करना चाहते हैं। ये एक जनरल साइकी है। तो वो ट्रंप साहब उस साइकी से नहीं निकल रहे, और भारत की कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी उसकी एक मजबूत ताकत है, इसलिए उसको डील में बहुत मुश्किल, मतलब वो इस डील को टफ तरीके से डील कर सकता है, जो भारत जिस तरह से कर रहा है। अब एक बात और है जो आपने कहा, वो भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है ट्रंप की जो भी धमकियां हैं, जवाब है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। ये सवाल भी तो किया जा सकता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा। ये भी एक बड़ी वजह, वो जवाब नहीं दे रहा, वो उससे नाराज हो सकते हैं, वो उससे इरिटेट हो रहे हैं, ये समझ में आती बात। लेकिन ये सवाल भी बनता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा। मिनिस्ट्री जवाब दे रही है। मिनिस्ट्री का मतलब सरकार होगी ना, या तो आप कहें कि सरकार जवाब दे रही है, मिनिस्ट्री तो सरकार है ना, मिनिस्ट्री कोई अलग दुकान थोड़ी है। नहीं, ठीक, मैं कह रहा हूं कि हाँ, मिनिस्ट्री सरकार जवाब दे रही है, कि सरकार नेता जवाब नहीं दे रहे। नहीं, नेता कोई होता नहीं है, सरकार, वो नेता केवल ट्रंप साहब ही है, बाकी दुनिया भर में देश सरकारों के हिसाब से चलता है। तो वो सवाल भी महत्वपूर्ण है, और ये डील पर वो कितना आगे बढ़ते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा ये मामला। ना बिल्कुल। तो वो, क्योंकि दोनों को बिजनेस करना ना, बिजनेस वाले लोग हैं ना बहुत, वो लेटेस्ट बात कही है ना, एक चीज और मैंने नंबर नहीं दिया है, अभी मैं लगाऊंगा। आज आपने ये लेटेस्ट धमकी है। हाँ, वो अभी भी 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पेनल्टी को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो टावर्स बन रहे हैं, ट्रम्प टावर्स, उस पर भी कुछ होना चाहिए बात। भाई वो ट्रम्प व्यवसायी भी है, अब महंगा है, अब सीसीआई में जाना चाहिए। अब ये वहां तक नौबत पहुंच गई तो फिर बहुत ही खराब मामला चला जाएगा। लेकिन एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताता हूं। ये एक खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता, पार्टी नहीं उनकी कोई है, अपनी पार्टी बनाए हुए थे शायद, बीजेपी, बसपा, सब जगह चिंता मत कीजिए, उनको भी नहीं पता। इन पर हमला हुआ है। कौन सी पार्टी? एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया। माला पहनाने गया था ये लड़का, और इसी माला पहनाते पहनाते स्वामी प्रसाद मौर्य को इसने थप्पड़ जड़ दिया। फिर सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा, इसकी पिटाई उटाई भी कर दी। इसको पुलिस जो है वो ले गई। ये देखिए, अब तस्वीर में आपको दिखाई देगा, एक बार जरा तस्वीर हम देख लें। ये जो पीछे व्यक्ति था,
इसने किया। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस पूरे मामले पर आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ। जी विशाल। सौरभ, अब से 1 घंटे पहले रायबरेली में पहुंचे थे भारतीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और उसी दौरान काफ़ी सारे समर्थक वहां पर मौजूद थे। सिविल लाइन चौराहे पर पहुंचे थे और उसी दौरान कार्यकर्ता उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे थे। और उसी दौरान एक युवक वहां पर आता है और साथ में उसके एक युवक और बताया जा रहा है, यानी कुल 2 युवकों की संख्या मौके पर थी। युवक पीछे से माला पहनाता है और पीछे से ही थप्पड़ मारता है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक होते हैं वो दोनों युवकों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद बुरी तरीके से मारपिटाई उन युवकों की भी की जाती है। लेकिन चूंकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, रायबरेली पुलिस मौके पर मौजूद थी, दोनों ही युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और नजदीकी थाने में ले जा करके दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था। क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इन लड़कों का, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या विशाल? जो आए दिन देखिए, अब से कुछ देर पहले ही सौरभ हमारी रायबरेली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ों को और वेरीफाई करने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक कनेक्शन इस मामले में सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्वीर साफ होगी और ये पता चल सकेगा कि जो आरोपी युवक हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया है वो किस पृष्ठभूमि से हैं और उसके पीछे उनका असल उद्देश्य क्या था। तो इसीलिए रायबरेली पुलिस दोनों ही क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं अभी हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई विशाल, जिससे कोई नाराज हो सकता हो, ऐसी हरकत कर सकता हो? देखिए, लगातार अगर बात कर लिया जाए सौरभ, तो सनातन को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आते रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस की ग्रंथियों से शुरुआत होती हो, सनातन के मामले को देते हुआ हो, या फिर करणी सेना को लेकर के विवादित बयान देने गए हों। अब से कुछ दिन पहले की अगर बात कर लिया जाए तो मात्र 1 हफ्ते पहले लखनऊ में ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस दिन तो टकराव रुक गया था, लेकिन लगातार ये टकराव बढ़ता जा रहा था। अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विवाद है वो लगातार सामने आ रहे थे। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी पुलिस की तरफ से पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है। बावजूद इसके वो युवक वहां पहुंचता है, हमला करता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस मौके पर उसको पकड़ लेती है। तो इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान है, ये माना जा रहा है कि ये उसी कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का रिएक्शन भी है हमारे पास, वो भी देख लीजिए आप। अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है, उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये करणी सेना का इन्होंने भी नाम लिया अभी, तो क्या करणी सेना से जुड़े लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है? बयान इनके अभी कावड़ियों को लेकर के भी बयान आया था, उन्होंने कुछ कहा था, माफिया शब्द शायद इस्तेमाल किया था कि ये तो गुंडे माफिया की तरह बर्ताव करते हैं। और नेताओं के ऊपर ऐसी हरकत करना वैसे तो किसी के खिलाफ भी गलत है, लेकिन कई बार केवल एक मैसेज देने के लिए कुछ लोग करते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो बहुत खराब बात है। त्रिपाठी जी, देखिए, स्वामी प्रसाद जी लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी इनके ऊपर जूता चप्पल फेंका जा चुका है, इसके पहले भी इनके ऊपर हमले हो चुके हैं। राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं, नहीं कोई इनको पूछने वाला है, न ही कोई इनका साथ दे रहा है। तो ये ऐसे ही ऊटपटांग बातें बोलते हैं। इन्होंने सबके ऊपर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि मतलब ढेर सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि वो घटनाएं नहीं हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बयान भी इनको देने से इस तरह से बचना चाहिए। चलिए आगे अब आपको बिहार के एसआईआर की बात बताते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और पूरे देश में हाय तौबा मची है। पार्लियामेंट नहीं चल रही थी उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मुख्य सुनवाई से पहले अर्जी पर सुनवाई करेगा। 12 अगस्त को हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर चुनाव आयोग से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडीआर एक संस्था है, उसकी तरफ से मांग की गई कि चुनाव आयोग वो लिस्ट सार्वजनिक करे
जो जिनके नाम कटे हैं, जिनको 60-65 लाख बताया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं कहीं और, जो पते पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील की जाए। अब इसके जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को हटाए गए लोगों की सूची पहले ही दी जा चुकी है, बट एडीआर ये मांग कर रहा है कि ये पब्लिक की जाए। ये पब्लिक एक सेंस में आप देखें तो वो पब्लिक ही है, वो जब है राजनीतिक दलों के पास, सबके पास। तो दूसरी बात कि आज 6 तारीख हो गई है, 1 तारीख को ये ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी हुई थी। अब सवाल है कि क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शंस अभी तक आए, किसी ने आपत्तियां दर्ज कराई हों कि मेरा नाम कट गया या किसी का नाम जुड़ना चाहिए, ये क्यों जुड़ा है, ये तो फर्जी वोटर है। तो ये इसकी डिटेल भी जो है वो आ गई है, वो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि क्रक्स तो यही है ना, मेन चीज़ तो यही है। तो बिटवीन ये है कि 3 बजे 1 अगस्त से लेकर के आज 6 अगस्त तक 0 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पार्टी BLA। पार्टी के जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनकी तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, एक भी। मतलब सीधे शब्दों में कि पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों ने, इंडिविजुअल वोटर्स ने, वो उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं। 3659 के करीब जो हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आम लोगों ने किए हैं, और 19,000 से ज्यादा लोगों ने फ्रेश एनरोलमेंट एप्लीकेशन भी डाली है, जो काम पिछले महीने हुआ था। 19,000 लोगों ने इस बीच और किया है, लेकिन पार्टियों की तरफ से कोई आपत्ति इसमें अभी तक नहीं आई। विजय जी, पार्टियों की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिविजुअली आपको भरना भी वहां पर पड़ेगा कि कंप्लेन मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम गलत है या किसी और का नाम है। और पार्टियां हो सकती है कि इन सबको पाइलअप करके या एक साथ मिलाकर जब आखिरी मौका होगा या जब भी होगा तो वो करेंगी, क्योंकि आपको इंडिविजुअली कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। पार्टी की कंप्लेंट्स पे तो वो उनका न तो नाम जुड़ेगा न नाम कटेगा, इंडिविजुअल उसकी कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये 3,500 भी आई हैं तो कंप्लेंट तो है ही ना। हाँ, इंडिविजुअल लोगों की कंप्लेंट है, मेरे ख्याल से वो है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो देखते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे रहा है, एडीआर अपनी तरफ से कर रहा है। और नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वो 6 दिन में तो नहीं सामने बड़े नहीं आई है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो आपने कहा कि चुनाव आयोग ने हटे हुए लोगों की लिस्ट दे दी है राजनीतिक दलों को। ऐसा नहीं है, दी है सर। चुनाव आयोग ने जो हटा दिए है उसके बाद जो लिस्ट है, जो आज की लिस्ट है, वो उन्हें दी है। मतलब जो मौजूदा नहीं सर, 65,66,000 जिनके नाम काटे हैं, जिसमें लापता लोग हैं, जिसमें जो पलायन हो गया है और जो मर गए लोग हैं, उनकी सूची दी है कि आप इन सूचियों को देखिए, ये लोग हमें 2 हफ्ते पहले दी जा चुकी है, BLA को दीजिए। अगर ये ट्रेस होते तो पूरा 1 महीने का समय है, आप इनको लेकर आइए। तो पूरे 12 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने वो 65,66,000 लोगों की सूची सौंप चुका है, और पार्टियों ने अपने BLA को दिया। क्या भी ट्रेस आउट पॉलिटिकल पार्टी को दिए तो वो तो पब्लिक ही हो गई ना। हाँ, उसको अलग से नहीं देख सकते। जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो लिस्ट दी है वो तो पब्लिक लिस्ट है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको देगा। बात हो रही थी बिहार में SIR की ड्राइव जो इसी की चली है, 6 दिन हो गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिए हुए, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक कोई एतराज उस लिस्ट पर नहीं किया है 6 दिनों में। आम लोगों ने जरूर कुछ उसमें अपनी जो बातें हैं कि भाई ये नाम कटना चाहिए, ये नाम जोड़ना चाहिए, ये आवेदन आए हैं। अब आपको बताता हूँ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मॉनसून सत्र के 13वें दिन आज भी गतिरोध जारी रहा और मुद्दा SIR का ही था। जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो इस पर चर्चा की मांग कर रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रियंका गांधी बोली कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करके बात खत्म क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट का अधिकार अगर छीना जाएगा तो आवाज संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां जाएंगे। गौरव गोगोई कांग्रेस के, उन्होंने सरकार पर कुछ छिपाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे किस बात का डर है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने SIR को इंटेंसिव डिलीशन एक्सरसाइज करार दिया। घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है। बंद करो, बंद करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं
उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया। देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं। ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर हैं। मनोज झा जी कह रहे हैं कि इस डिलीशन एक्सरसाइज है। एनीवे, अच्छा, ओवैसी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया इस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि बिहार के एसआईआर का नतीजा साफ है, 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और सबसे ज्यादा नाम उन जिलों में कटे हैं जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और जहां के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया का नुकसान उन भारतीयों को उठाना पड़ रहा है जो सबसे कमजोर हैं, जिनके पास उनके वोट के अधिकार के अलावा और कोई आवाज नहीं है। तो यहां उन्होंने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया ओवैसी साहब ने। बाकी लोगों की बातें आपने जो है सुनी ही हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि मनोज झा जी पता नहीं प्रोफेसर हैं, कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों में खोजना है। अरे भाई, वोट अपने बूथ पर खोजना होता है। मतलब बेसिक समझना चाहिए, बूथ पर खोजना होता है। और अब तो बूथ में भी चुनाव आयोग ने बिहार से उसको शुरू कर दिया है। सिर्फ 1200 लोग हर बूथ पर हर पार्टी का बीएलए होता है। बिल्कुल होता है, हर बूथ पर। हर बूथ पर। तो फिर क्या दिक्कत है? कितने तो कोई मुश्किल कितने वोट होते होंगे एक बूथ अरे पर? वो रोल होता है। 1000 से 1200 एक बूथ पर, 1000 से 1200 लोग। पहले ज्यादा हो जाता है। मतलब एक आदमी को 1000-1200 की लिस्ट ही संभालनी, बिल्कुल इतना ही काम है ना। आपको नहीं, इस बार और आसान कर दिया सर। इस बार 96,000 बूथ बना दिए बिहार में चुनाव आयोग ने कि लोगों को ज्यादा समय न लगे और ज्यादा बूथ बड़ा ना हो। 1100 वोट का एक बूथ बना दिया है और 96,000 बूथ बना दिए हैं। अब इतनी सुविधा आपको दे दी, काम आसान हो गया है, बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, आप व्यक्ति का काम भी आसान हो गया। आपको खोजना है तो आप जिस जगह पर आपका है वहां जाकर पता कीजिए, अगर नहीं है तो डालिए अपना क्लेम। मतलब ये बड़ा आसान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतना हंगामा क्यों हो रहा है। मैं जाता हूं, मेरा नाम अगर है तो बड़ा अच्छा है, देख लीजिए पिता का नाम, पता, उम्र सब ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो बड़ा अच्छा है, नहीं ठीक है तो आप जाकर लिख कर कहिए कि भाई हमारे पिताजी का नाम गलत हो गया है, हमारा जो जिसको कहते हैं कि पहचान जो है वो थोड़ी गलत लिख गई है, हमारी उम्र गलत लिख गई। नाम भी आपका नहीं है तो वहीं फॉर्म लीजिए और तुरंत उसको फिर से डाल दीजिए और कहिए कि भाई हमारा नाम नहीं किया है। इतना सा काम करना है। और उस पर हंगामा क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चर्चा चाहिए पार्लियामेंट में। नहीं, इस पर चर्चा क्या होगी मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं। भाई आपको इसमें तो तथ्य देना है ना। वो किसके सामने दे रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐतराज आपको किस पर है? ऐतराज कह रहे हैं कि सरकार और चुनाव आयोग मिला हुआ है। तो आप वहां चर्चा क्या करेंगे? सरकार कौन सा जवाब देगी? और क्या किसी मिनिस्टर के जवाब को विपक्ष मानेगा? आप हमसे सवाल करेंगे और हमारे जवाब को मानेंगे नहीं। समझ नहीं रहे आप। ये विपक्ष को चाहिए मौका, फ्लोर चाहिए, उनको मंच चाहिए ये कहने के लिए कि इलेक्शन कमीशन और सरकार चोर है। मैं यही कह रहा हूं, तो वो तो कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि सरकार, तो जैसे आप सवाल पूछते हैं ना, तो सरकार चल रही है ना, मिनिस्ट्री कोई कौन सा मिनिस्टर इसमें जाकर जवाब देगा जरा बताइए। या सिर्फ चर्चा कर लेनी है, फ्लोर है बहुत अच्छा है इसके लिए चर्चा कर लेनी। चर्चा तो कभी भी चुनावी आप करिए ना, पॉलिटिकल रिफॉर्म पर करिए, कहिए कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म पर नहीं हो सकती, एजेंडे हैं। इस पर नहीं हो सकती। इस पर क्यों होनी चाहिए? मतलब आप इसको तथ्य के तौर पर समझिए ना। मतदाता सूची बनाना चुनाव आयोग का अधिकार है। आप कह रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो चर्चा क्या करेंगे? आप मान रहे हैं कि गड़बड़ है, एक पक्ष कह रहा है कि सही है, तो बचा क्या? सर्वोच्च न्यायालय। एक दिन पहले भी बात की थी, इस पर डिस्कशन हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट है इसलिए कि डिस्कशन किया जाए ऑन एनी इशू। ऑन एनी इशू, ठीक है। और उसमें कोई भी इशू, हर बार क्या होता है कि, अब मैं आज आपको बता देता हूँ कि इस इशू पर इस सेशन में चर्चा होगी ही। उसके बिना ये सेशन खत्म नहीं होगा। और सरकार 21 तक है, 15 दिन बचे।
पहले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा नहीं करनी चाह रही थी, देश का विषय है, सेना का विषय है। नहीं, आपने 4 दिन उस पर बोल दिया था कि चर्चा चर्चा की। और करेंगे, एसआईआर में सरकार ने कभी मना मुझे नहीं नहीं किया। समझ में आता कि चर्चा करने में क्या परेशानी है। इन्होंने एक बात की, उसका जवाब आपके पास है तो दी। इन्होंने कहा कि कौन जवाब देगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? सरकार इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होगी। यही तो मैं कह रहा हूं, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म। मैं तो कह रहा हूं बल्कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, एक मोशन ले आना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पर डिस्कशन के लिए, और उसमें एसआईआर पर बात होगी, उसके जरिए एसआईआर पर बात उस पर उसके उसमें एसआईआर कोई वहां पर कानून तो बना हुआ नहीं है कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बात की तो एसआईआर पर बात कहना पड़ेगा ना पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करिए कि नहीं करिए, वो उनको देखना है। हम थोड़ी बताएंगे कि क्या कह रहे हैं वो, कि क्या करना है नहीं करना। लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में एसआईआर पर भी, यदि देखिए एसआईआर है क्या, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट है ना। तो यदि हमारे जो लोग हैं इलेक्टोरल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे, तो इसका जवाब देना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, वैसे बिहार के बाद बंगाल में भी जो है एसआईआर को लेकर खूब घमासान होने वाला है, शुरू ही हो गया है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के आदेश दे चुका है। इस आदेश के बाद ममता बनर्जी बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, इसे बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में करीब 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और वो वोटर भी हैं, इसलिए यहां तो एसआईआर होनी ही चाहिए। लेकिन एसआईआर करेगा कौन? बीएलओ करेगा क्या? तो दावा किया जा रहा है यहां पर बंगाल को लेकर कि बीएलओज ने, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ने, ठीक ये होता है ना सर, ये इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन का बीएलए जो है पार्टी का, उसने फिर इसको करेक्ट कीजिए। इलेक्शन कमीशन कोई आदमी स्टेट की मशीनरी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम, लेकिन वो नहीं, बीएलओ सरकारी आदमी है ना, सरकारी आदमी, ठीक है, बूथ पर बीएलओ होता है। अब खबर बंगाल से ये आ रही है, इंटरेस्टिंग है कि बीएलओज ने अपने लॉगिन पासवर्ड लोगों को ही दे दिए कि तुम खुद ही फॉर्म भर के सबमिट कर दो, हमको ना करना पड़ेगा, हम तुम्हारे दरवाजे जाएंगे, तुमसे लिख पूछेंगे, फिर हम उसको टाइप करेंगे, फिर हम भेजेंगे, तो तुम हमारा लॉगिन पासवर्ड लो, तुम ही कर लो इस काम को। वैसे एक सेंस में देखें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप लोगों को सीधे अधिकार इस बात को दे रहे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया थी और ये हुआ वहां पर, तो चुनाव आयोग हरकत में भी आया और कई बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बंगाल में मुझे ऐसा लगता है बिहार से ज्यादा हंगामा होगा। सर, ये लॉगिन पासवर्ड देने का काम बंगाल के लोग ही क्यों करते हैं? ये अच्छा देखिए, बिहार में जिस तरीके से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे लगभग क्लीन चिट दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये आपत्ति होती एसआईआर की एक्टिविटी पे थे तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से अपने ऑब्जर्वेशन देता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं है बिहार के अंदर, तो यह तय है कि बिहार में बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात से अवगत करा दिया है। अब चुनाव आयोग पूरे देश में से लागू करने जा रहा है। बिहार में तो यह आरोप लगा रहे थे कि भाई 3 महीने पहले आप कैसे करोगे, उसको भी चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से करके बता दिया और 65,66,000 लोगों के लिए समय भी दे दिया 1 महीने का। अब बंगाल में तो अभी समय है ना, अगले साल चुनाव है, तो पूरा समय है बंगाल में चुनाव करवाने के लिए। अब ममता बनर्जी को क्या आपत्ति है इसके अंदर? अगर जो लोग बिहार से पलायन कर अगर देश के दूसरे हिस्से में चले गए, जो मर गए हैं, जिनका जो 2 जगह नाम है, अगर उनका नाम कटता है तो ममता बनर्जी को इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लग रहा है ये पूरा है कि उनको शक है कि आप हम केवल हमारा वोटर काटोगे घुसपैठिए के नाम पे। यही तो बिहार में यही अभी जो ओबीसी कह रहे थे कि मुसलमानों के एरिया में काटा है। सबसे ज्यादा पटना में कटे 3,95,000। पटना क्या मुस्लिम बहुल एरिया है? ठीक बात है। गोपालगंज में 3 लाख के करीब कटे। क्या गोपालगंज सर, आगे बढ़ते हुए इस पर आपको उत्तरकाशी का अपडेट दे देता हूं, क्योंकि वहां उत्तराखंड की उत्तरकाशी का धराली गांव है, बड़ा गांव, वहां करीब 24 घंटे पहले जल प्रलय आई थी। यही 1 बजे के आसपास का समय था और ऐसी तबाही लोगों ने जो कभी देखी नहीं थी। 34 सेकंड में तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया वो जो फ्लैश फ्लड आया। उत्तरकाशी के धराली में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 150 लोग बचाए जा चुके हैं। यहाँ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी की टीम्स लगी हुई हैं। जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी सर्वे किया है, हालात का जायजा लिया है। आपको बता देते हैं कल दोपहर 1:45 पर उत्तरकाशी में 3 जगह पर बादल फटने की घटना सामने आई। इसके बाद खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर पानी के साथ जो मलबा आया, उसने धराली में मकान, दुकान, घर, होटल सब कुछ बर्बाद। जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने आपने देखे होंगे बच्चों के पास घर के, जैसे उसके ऊपर कोई पानी डाल देगा तो कैसे बह जाते हैं, ऐसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह गई। आंखों को यकीन नहीं हुआ जब देखा, जब तस्वीरें आई, और सब ने उस वक्त ये महसूस किया कि ये प्रलय होती तो ऐसी ही होती है। उन लोगों के लिए तो ये प्रलय ही थी। अच्छा, केवल धराली में नहीं, हरसिल और सुखी में यहाँ भी बादल फटने की घटना सामने आई है।
हर्षिल में बादल फटने से सेना के भी 11 जवान लापता हैं। सीएम जो हैं वो जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि यहां जो तबाही हुई है उसके बाद अब तक 130 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। रेस्क्यू वर्क अभी जारी है। लोकल लोग भी उसके अंदर मदद कर रहे हैं क्योंकि गांव का एक हिस्सा बच गया था, एक हिस्सा पूरी तरीके से बह गया था। मैं आपको वहां का अपडेट दे देता हूं। अनामिका गौर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, धराली के रास्ते में भी हैं। हमने ये भी देखा कि कई जगह रास्तों में सड़कें ही गायब हो गई हैं, कई मीटर तक सड़क नहीं है क्योंकि वो हो गया, मड स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइड हो गया। अनामिका, आप अभी कहाँ हैं और क्या मिल रही हैं खबरें इस वक्त धराली से? जी सौरभ, हम भी धराली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जब हम भटवारी पहुंचे तो ये वो जगह है जहां पे सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। सुबह 6 घंटे से सौरभ हम आपको बता दें कि सड़क को दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है क्योंकि यही रास्ता है जो सड़क का रास्ता है, धराली के लिए जाता है। और इसके आगे एक और पुल है सौरभ जो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। तो प्रशासन का कहना है लगभग आज शाम तक ये सड़क जो है ये पूरी तरीके से बना ली जाएगी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे कम से कम 15 एम्बुलेंस है जो इंतज़ार कर रही हैं, खाने पीने का सामान है, डॉक्टर अभी भी यहीं फंसे हुए सौरभ। और अगर ये यहाँ से आगे बढ़ भी जाते हैं तो 16 किलोमीटर बाद एक जो पुल बह गया है सौरभ, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर धराली जो है वो दूर है। जहाँ पे आपदा आई वो जगह यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक पुल वॉश आउट हो गया है। तो उस पुल को एक अस्थायी पुल बनाने के लिए कल शाम तक का समय लग जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर हम आपको बता दें कि मौसम जो है अभी उत्तरकाशी में साफ हो गया है। जो हवाई सेवा है वो शुरू हो गई है, यानी देहरादून से जो टीम स्टैंड बाय पे थी अब वो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी पीछे अगर वो दिखा पाए, एक हेलीकॉप्टर जो है वो सेना का जा रहा है जो अभी राहत सामग्री और सेना की टीम जो है रेस्क्यू टीम उसे धराली पहुंचा के वापस अब देहरादून जा रहा है क्योंकि अभी सीएम धामी भी यहाँ मौजूद हैं और हर एक चीज़ का जायजा लिया जा रहा है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और पैदल मार्ग एक सहारा था। सुबह कई टीमें पैदल निकली हैं सौरभ, 45 किलोमीटर पैदल। अनामिका बस एक सेकेंड रुकिएगा। ये अभी जो दूसरी तस्वीर आ रही है, ये जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जब हवाई दौरा किया वहां का, तो वहां उनके हेलीकॉप्टर से जो तस्वीर दिखी है वो आप देखिए। आपको नीचे जो बिल्कुल सपाट मैदान जैसा दिखाई दे रहा है ना, यही लोगों के घर मकान दुकान थे, यही होटल बने हुए थे 5-5 6-6 मंजिल के। और अब आपको वहां पर केवल और केवल मलबा दिखाई देता है, मड। ये गाद है, कीचड़ है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, चट्टाने हैं, जो सब बह करके आया और उनके सामने तिनके की तरह बह गया सब कुछ। एक सेकंड वो बिल्डिंग्स खड़ी नहीं रह पाई, इतना फोर्स था जो पीछे से आया था। ये देखिए आप, ये अभी जो दिखाई दे रहा है जैसे, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं नक्शा ही बदल दिया। प्रकृति ने इस गांव का पूरा जो स्ट्रक्चर था वही छिन्न भिन्न कर दिया है। एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो बच गए, लेकिन जिस तरफ मलबा जो था, पानी और मलबा वो जिस तरफ को बहा, उसके सामने तो फिर कुछ नहीं बचा। नीचे रोड भी आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड वहाँ मशीनरी भी है। ये सब चैलेंजेस होते हैं कि इतना भारी, इतना मलबा हटाना। ये देखिए ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है, किसी घर की छत दिखाई दे रही है। ये 3-4 मंजिल का घर होगा, केवल छत दिखाई देती है, तो वहाँ तक मलबा जो है वो भर गया है। अब इसमें जान को ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कल मैं सुन रहा था एक एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर को, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कहीं लाइफ अगर है तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां तक पहुंचना ही अभी तक चैलेंज बना हुआ है। 2 घंटे हो चुके हैं घटना। और जो लोग अभी मलबे में जो लोग लापता हैं वो या तो बह गए या मलबे में फंस गए, 2 ही संभावनाएं। तो उनका कहना ही था कि बड़ा मुश्किल होगा मलबे के बीच में से लोगों को निकालना, और होंगे लोग इसके अंदर फंसे हुए। अनामिका, तस्वीरें अभी आ रही थी तो मैं वो उनकी बात कर रहा था। धराली तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रकृति ने तहस नहस ही कर दिया।
बिल्कुल सौरभ, एक बहुत सुंदर कस्बा था जहां कई जो है होम स्टे थे, 4 से 5 मंजिला घर थे, होटल बनाए हुए थे जो 30 से 35 सेकंड में एकदम मलबे में धंस गए। लेकिन अभी भी प्रशासन ने वो नंबर जारी नहीं किया है कि धराली में अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, यानी अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती है, वहाँ फंसे होने की उम्मीद है। इसलिए सबकी नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। सड़क मार्ग से जाना नामुमकिन सा है, पैदल मार्ग से टीमें पहुंच रही हैं और अब जब हेली सेवा शुरू हो गई है, हेली जो रेस्क्यू है वो शुरू हो गया है, तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि जल्द से जल्द बहुत से लोगों को वहां से बाहर जिंदा सौरभ निकाला जा सकता है। जी ठीक, अनामिका आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका अभी रास्ते में है, आपने देखा, उन्होंने दिखाया आपको लाइव, सड़क बह गई है, तो एक पुल टूट गया है, आगे पुल बह गया है। ऐसे में सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। पुलिस जो मेडिकल टीम्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। अब ये सारी चुनौतियाँ जो हैं एक साथ आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन समीर जी, अभी चीफ मिनिस्टर को हम देख रहे थे, ये मेरे ख्याल में खुद भी उन्होंने प्रयास किया वहाँ जाने का। बिल्कुल, कल जब ये घटना सीएम को पता पड़ी, उसके बाद से लगातार सीएम एक्टिव इस मामले को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पे वॉच रखे हुए। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी धामी साहब से फोन पर बात की और तब केंद्र से पूरी सहयोग करने का आश्वासन भी उनको दिया है। केंद्र से भी एजेंसियां गई हुई है, लेकिन इस तरीके से अचानक हो जाना और पूरा गांव का गांव, मतलब कस्बा पूरा मटियामेट हो जाना, उसके अंदर दब जाना बहुत मुश्किल होगी। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब पानी पड़ रहा हो, बरसात का मौसम हो, रास्ते टूट गए, ब्रिज टूट गए, अब कैसे, अब कहते हैं कि सेना का कैंप, पूरा का पूरा कैंप सैनिक जो थे वो उसके अंदर बह गए, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कि लोग इतने भारी हैवी मशीनरी लेकर वहां जाना। हालांकि आसमान साफ है तो हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, रोड रास्ता नहीं बनेगा, वहां पर जाकर डॉक्टरों को जाके वहां इलाज करना, लोगों को निकालना एक बड़ा मुश्किल काम अभी प्रशासन के सामने है और बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर इस काम को अंजाम दे, क्योंकि कई लोग अभी जिंदा होंगे उस मलबे के अंदर। तो हमारे सहयोगी, हमारे दो सहयोगी वहां पर, अभी अनामिका रास्ते में थी, अभय पराशर भी वहां जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी है हमारे पास, और चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। के भटवाड़ी में मौजूद है जहां पूरी सड़क धंस चुकी है। ये वो सड़क है जो धराली के लिए जाती है। धराली यहां से 35 किलोमीटर दूर है। धराली में कल बादल फटा और जिसके बाद वहां पे तबाही हो गई, लेकिन ये तबाही केवल धराली में नहीं हुई। धराली से उत्तर काशी आते हुए पूरे रास्ते में इसी तरीके का मंजर है। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जिससे रेस्क्यू टीम ने धराली में जाना था, जहां आपदा आई वहां पहुंचना था, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से जमी दोष हो गई है। नीचे की सड़क में जा मिली है। लगभग 110 मीटर का ये रास्ता है जो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब दूसरा रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम खंगाल रही है, क्योंकि यहाँ से अब जो मशीनरी है, जो एनडीआरएफ का सामान है, वो धराली नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे टीम तो मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन उनके पास मदद नहीं है। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कुछ नई तस्वीरें हैं, चीफ मिनिस्टर को वहां दिखाया जा रहा है कि क्या क्या डैमेज हुआ है, कहाँ क्या काम चल रहा है। सेना के अफसर ही आप देख रहे हैं, उनको वो ब्रीफ कर रहे हैं। विजय जी बता रहे थे हर्षिल जो यहाँ बहुत नज़दीक है, 4 किलोमीटर कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ आर्मी बेस भी है, तो सेना तुरंत मदद पहुंचाने में कामयाब हो गई वहाँ पर। लेकिन सेना का खुद का आपने देखा नुकसान हुआ, 11 वहाँ पर भी क्राउड बस्ट हुआ ना उधर के इलाके में भी। लेकिन सबसे बेहतर बात यही हुई कि वो 3-4 किलोमीटर पर हर्षिल है, वहाँ से सेना सबसे पहले आ गई है। ये एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाद में पहुंचने, क्योंकि वो उसके करीब नहीं, 150 लोग तो कल ही लग गए थे, कल ही लग गए। हाँ, तो वो लोग क्योंकि पूरा कैंप वहाँ से तुरंत 15-20 मिनट में मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, सेना के लोग, और उस वजह से एक बड़ा फायदा हुआ।
SDRF NDRF की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये उत्तरकाशी 75 किलोमीटर है धराली से, तो इतना पास नहीं। जैसे ये अनामिका भी है तो वो 85 किलोमीटर 45 किलोमीटर, और उसके बीच में वॉश आउट हो गया पुल और सड़क, तो वहाँ से डिस्कनेक्ट है। वहाँ पर पहुँचना इतना आसान काम नहीं। तो हेलीकॉप्टर से ही पहुँच सकते हो? उससे ही हेली जो सर्विस है उससे पहुँच सकते हैं, और वो भी तब पहुँचेंगे जब वेदर ठीक हो। जैसे वो बता रही कि अच्छी खबर है। क्या तस्वीरें कुछ और आ रही है, ये देखिए जरा। और इसमें एक बात और समझने की क्या है, ये तो पुल जैसा लग रहा है। पुल जैसा है ये पुल, वो वहाँ का ही होगा ना। ये देखिए घरों मतलब घर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात समा गए हैं मलबे में। सौरभ सर, समा गए वो तो ठीक है क्योंकि बड़ी त्रासदी है ये जी। लेकिन ये मैन मेड वो है त्रासदी, मतलब क्लाउड बर्स्ट होना तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जहाँ यदि आप उसको देखेंगे तो जो घर गिरे हैं, आप इस पूरे को धराली को देखें तो एक लेफ्ट साइड में जो घर है वो ऊपर पहाड़ी पर बने हुए हैं, उनमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। आप कैचमेंट एरिया में घर बनाए हुए और होटल्स बनाए हुए हैं। वो सौरभ साहब जैसे बड़े लोग जाते हैं जिनको कहा कि रिवर व्यू होना चाहिए, तो वो कैचमेंट एरिया में जब होटल्स बनाते हैं तो वो सारा के सारा वॉश आउट हुआ है। आप ये मत कहिए कि नदी वहाँ पर आ गई, आप नदी के रास्ते में बैठे थे। वो क्लाउड बस्ट जो हुआ है, वो जो पूरा पानी आया, वो उस रास्ते में जो लोग बैठे हुए हैं उनका हुआ है। कल एक और अच्छी पॉजिटिव बात हुई कि धराली में उसके आसपास कोई मेला था, तो गाँव के ज़्यादातर लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो इसलिए भी कैजुअलिटी कम है। और फिर सेना वहाँ पर पहुँच गई तो वो कैजुअलिटी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें काम हुआ। 580 लोगों का गांव है ये धराली, और उसमें से करीब टूरिस्ट नहीं रहे होंगे, टूरिस्ट नहीं थे मानसून की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, चाय के लिए रुकते हैं एक्चुअली धराली में, जो है वो मिल रही है। गंगोत्री का रास्ता ये, गंगोत्री जो लोग जाते हैं उनके लिए मिडवे की जैसे काम में आता है ये। लेकिन आप देखिए उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, और इस साल तो अति हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भाई हिमाचल विनाश की ओर जा रहा है, तो आप जब तक वो मैन मेड त्रासदी को, मतलब जो पूरा एक्सरसाइज है उसको नहीं रोकेंगे तो। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जब ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो हम सब की चिंता में आ जाता है कि सब कुछ मैन मेड है, और हम अभी पहले भी यही बात कर रहे थे। ये ठीक बात है कि कई जगहों पर जो वर्ज है, जो किनारा है, वहाँ पर ऐसे रिसोर्ट, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड में ऐसे जितने गाँव में जहाँ भी ऊपर गया हूँ, चूँकि 2 साल मैं देहरादून रहा और उसके इर्द गिर्द जगह जगह रिपोर्टिंग के लिए भी मैं गया हूँ, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ गाँवों की स्थिति पहले और ख़राब थी। वो और ज्यादा वर्ज पे दिखते थे। आप उसको चढ़ते हुए जाते थे, एक एक 2-2 घर होते थे, और कहीं कुछ ऐसी मुश्किल आ गई तो आप, अब क्या है कि सड़कें हो गई। जब सड़कें हुई तो जाहिर है कुछ काट के भी बनेगी, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कल हुआ है, ये मैन मेड से ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि इस आपदा पर किसी का वश नहीं चल सकता, आप कितना दूर हो सकते हैं। और इसकी मतलब आशंका और उम्मीद के बीच में कुछ चमत्कार हम लोग खोज रहे हैं, जो लोग बचे होंगे। कोशिश तो है कि ऐसा कुछ। अभी देखिए, अब जैसे घर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी ठीक कहा, ये रिवर बेड के बिल्कुल पास बने हुए थे, और वहां जब वो उस बरसाती नाले में जो है आया मलबा, उसके बाद आप देखिए कई घर तो गायब ही हो गए हैं, कई कुछ की छत दिख रही है। इसमें 1-2-3 मंजिल तक मलबा है। पहाड़ी गांव में जितने भी ऐसे होंगे, वो जैसे जैसे नदी या पानी का रास्ता होता है उसी के इर्द गिर्द से घर गांव बसते हैं। ये भी एक समझने की जरूरत है। तो जो बहुत ज्यादा वैसा है तो अलग बात है, आप एकदम बसावट तो वैली में ही होती है। तो आप अगर एकदम उसके कैचमेंट में जाएंगे तब तो। और लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये काम होगा कैसे। मतलब एक तो ये कि केदारनाथ हुआ था तो उसकी कोई तस्वीरें तो ऐसा सच थी नहीं, जब वहां पर झील टूट गई और वो पानी आ गया। बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ तो सब कुछ कैमरे में हमने देखा ना होते, और अब दिखाई दे रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो ये लगता है कि इंसान इससे लड़ेगा क्या। अब ये घर जो है ये अच्छी खासी खत्म हो गया है, वो घर 2 मंजिल, वो आप 2-3 मंजिल का मकान, कि वो घर कैसे ये इतना मलबा क्या हटाया जा सकता है? हार्ड हो गया ये मलबा, हार्ड हो गया। ये हटाया नहीं जा सकता, नहीं हटाया जाता है, वो सीमेंटेड हो जाता है। सीमेंटेड मतलब हार्ड हो जाता है। सो कैसे आप उसको ड्रिल तो अब ये नई जमीन तैयार हो गई, नई जमीन तैयार हो गई। मतलब इसको समझ नहीं आता। क्लाउड बस्ट हुआ था तो जो ऊपर से पानी आ रहा है मलबे के साथ, तो उसमें आप देखिए तो नीचे करीब 1 दर्जन लोग भागते हुए भी उसमें दिखे, और वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो अब मतलब इसका सही नंबर कभी मेरा ये सवाल है सर, आपने रेस्क्यू वर्क्स भी देखे होंगे कि अच्छा एक सेकंड, वहां पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातें हम आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की बात आई सामने। रोशन है सर। सुनीता जी, आपने देखा ये आपका घर सामने ही है। हाँ जी। किस तरीके का मंजर था उस टाइम? बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। किस तरीके का मंजर था जब ये आपदा आई? ऐसा का पत्थर का था ये तो पूरा
जब ये ऊपर से काफ़ी तेज मलबा आया है, काफ़ी चीख पुकार यहाँ पे आप सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। रात को लोग रहे, सबके भोजन व्यवस्था। चीफ मिनिस्टर भी मिल रहे हैं लोगों से। आपने देखा, और वहाँ से लोग को कहा कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, और कौन क्या कर सकता था उस वक्त। लोग बस भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन जब आपके पीछे ऐसा सैलाब आ रहा हो तो क्या आदमी भागेगा और कहाँ जाएगा। वो इन गांवों में एक विस्लिंग सिस्टम होता है सर। हाँ, वो सीटी बजा रहे थे सब लोग ऊपर से। हाँ, कि जब भी कोई खतरा हो, मतलब ये खतरा तो इतना जल्दी आ गया था, लेकिन खतरा होता है तो वो विशिल करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो जो भी लोग हैं वो भाग सकते हैं, बच सकते हैं वो, और दूसरा जो लोग आ सकते हैं मदद के लिए उसमें काम में आता है। और इसलिए वो आप देख रहे होंगे कि जब आ रहा था तो भाग रहे थे लोग, बचने की कोशिश कर रहे थे। 7 सेकंड में हो गया सर, क्या आदमी भागेगा 7 सेकंड के अंदर? बताइए, अब ये जो आपने कहा कि अब ये तो एक किस्म की नई धरती तैयार हो गई, एक लेवल अप हो गया, लेकिन ये जो घर है, इन घरों में तो मलबा हटा के ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, सरकार पूरा हटाया जाएगा, भले ही मलबा वहाँ इकट्ठा हो गया है। बच्चों की संभावना कितनी है अब सेना देखेगी, लेकिन मुझे लगता है पूरी इसकी सफाई की जाएगी, मलबा हटाया जाएगा, बड़ी मशीनें मंगाई जाएंगी किसी सर। पेड़ देखिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरे उसमें चलेगा। ये पेड़ आपको दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। ये कितने फीट लंबे पेड़ होंगे, ये पूरे उखड़ के उसके अंदर दब गए हैं सब। और वैसे ही पहाड़ों पर हाइट सरफेस भी बहुत हार्ड हो गया होगा, अगर पानी नहीं पड़ रहा तो पूरा हार्ड, पूरा घर दबा हुआ है। अब कैसे ड्रिल करके उसको खोदा जाएगा? कई फीट, मतलब 12-15 फीट ऊपर 2 मंजिल जितना करीब करीब ये हो गया है, तो 2 मंजिल का मतलब 15 फीट 20 फीट के करीबन मलबा वहां पर आया है। मैं कह रहा हूँ आर्मी को आपको थैंक यू करना चाहिए कि आर्मी ने जितना जल्दी आकर वहां पर रेस्क्यू किया है, बहुत बड़ा काम वहां पर, जो भी बचा सके वो उन्होंने बचाया है। और फिर ये है ना, आप उसको खोदेंगे भी, सब कुछ करेंगे, तो वहां पर कितने लोग जिंदा बच रहे हैं, क्या बच रहा है वहां पर, क्या एयर, इसमें क्या होता है, एक और काम होता है, एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। हम लोगों को बहुत निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा मलबा आ रहा है तो ये जब रुक रहा होता है तो उसमें एयर पॉकेट्स बन जाती है, तो मान लीजिए आप नीचे फंस भी गए हैं तो जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और जो SDRF की टीम है उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें वो पहचानते हैं लाइफ लोकेटर, हाँ लाइफ लोकेटर, तो लाइफ लोकेटर से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी रेस्क्यू होता है उतना ज्यादा फायदा वहां पर हो सकता है जी। लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है ये उत्तरकाशी की, और अभी तो पूरे पैमाने पर, क्योंकि सड़कें बह गई हैं, तो इसलिए जिस इंटेंसिटी से काम हो सकता था उसमें कुछ असर तो जरूर पड़ रहा होगा। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ तो तुरंत मदद इसलिए पहुंच गई क्योंकि सेना का कैंप नजदीक था, बस बारिश ना पड़े, बड़ा केंद्र है, वो रेनफॉल ना हो अभी। ये और कहीं दूर दराज के इलाके में हुआ होता तो, और अभी वहाँ पर हेवी मेन रोड पर है धराली जो है, अगर तेज बारिश होगी तो और तकलीफ हो जाएगी, मतलब पानी ना पड़े कम से कम 48 पानी। अभी मौसम खुला है, बता रही थी ना कि मौसम खुला है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। 48 घंटे खुला रहे मौसम, अगर बारिश फिर आ गई तो फिर सेना को बहुत दिक्कत होगी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो कम से कम मौसम खुला रहे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और बाकी जो जिस तरीके से कि जो पैदल जा रहे हैं, रमिका बता रही थी कि लोगों ने पैदल जाना शुरू कर दिया वहां पर, तो जब लोग पहुंचेंगे वहां होगा बहुत, मतलब एक बड़ा संकट है सरकार के सामने कि सब दिख रहा है लेकिन इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कितनी आबादी बता रहे थे सर आप इस गांव? 580 लोगों की आबादी है। करीबन 150 घर है वहां पर, तो उसमें से 580 लोग हैं। लेकिन अब वो घर इतने, यहाँ पर कैचमेंट एरिया में कितने हैं, ऊपर कितने हैं, वो फर्क उसका बच सकता है। कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा घर नहीं, वहां पर होटल्स ज्यादा हैं, घर भी कुछ हैं, तो कितने लोग दबे हैं वहां, कितने जैसे एक संख्या, क्योंकि कोई अनुमान ही लगाया जा रहा है अभी, कोई कि 150 लोगों को वहां से बचा लिया गया। और उसमें बाहर के लोग भी होंगे ना, क्योंकि होटल्स हैं तो वो एम्प्लॉइज वहां पर ट्रिपल डिजिट में जो है संख्या जा सकती है मृतकों की, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है। हो सकता है कि वो वहां पर। एक और अच्छी बात है कि बारिश का मौसम था तो टूरिस्ट का जो सीजन है ना वो वहां पर नहीं है, लोग वहां पर उस तरह से रुके हुए। वरना हर्षिल तो बहुत लोग जाते हैं, हर्षिल तो बहुत लोग जाते हैं। जो गंगोत्री नहीं जा रहे वो हर्षिल तो जा रहे हैं, ये गंगोत्री का रास्ता है, गंगोत्री के लिए ऊपर जाने कुछ लोगों को जो है ये हेलीकॉप्टर वहां पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है, शायद कुछ लोग जो घायल थे उनको बचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख के थोड़ा आश्वासन मिलता है कि चलिए मदद तो पहुंच रही है कम से कम। वहाँ मुझे लगता है सेना का बेस है तो अस्पताल होगा, सब कुछ होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होगी। तो हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति को जो है एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये धराली से आई तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना के अधिकारी, अफसर, जवान लगे हुए हैं,
वहाँ पर डॉक्टर्स की टीमें जो हैं वो पहुँचाई गई हैं, मनोवैज्ञानिकों की टीम भी हैं उस टीम उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि वो ऐसा लगता है ना कि सब कुछ लॉस्ट कर दिया, तो वो लोगों को वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आपका देखते देखते घर चला गया, परिवार चला गया, बच्चे हैं या जो भी लोग चले जाते हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बड़ा होता है, और वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। अब ये तो इसका क्या अभी वैसे ही दिमाग में ख्याल आया, मुझे नहीं पता कि इससे कनेक्टेड है या नहीं है। अभी भारत ने एक बहुत महंगी सैटेलाइट लॉन्च की है, वो भारत और मतलब इसरो और नासा ने मिलकर बनाई है। वो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। वो पूरी धरती को मैप करेगी और वो नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए ही एक साइंटिफिक तरीका निकाला गया है कि भाई कहीं अगर ऊपर पहाड़ों में, जैसे कि मैं कुछ और जियोलॉजिस्ट को भी सुना, तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटा हो इसलिए पानी आया, जरूरी नहीं है। ऊपर ग्लेशियर भी टूट सकता है, ग्लेशियर भी टूट सकता है, ग्लेशियर में कोई झील बन गई हो, उसका बांध टूट गया हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें शायद उस सैटेलाइट से पता चल पाए। संयोगवश अभी मैं कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ ही 2 दिन पहले था, और वो लोग लद्दाख से लौटे थे। भारत सरकार इस इलाके में जो बद्रीनाथ केदारनाथ का इलाका है, यहाँ पर वो इसी पर अध्ययन कर रहे हैं जो क्लाउड बस्ट वहाँ किस तरह से होता है। और जो आपने शब्द कहा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, अच्छा हुआ मेरे ध्यान में आया। वो असली चिंता ग्लेशियर्स के पिघलने की है, और धीरे धीरे वहाँ उन इलाकों में वो ग्लेशियर जैसे माड़ा के ऊपर जाएंगे, जिसको देवताल कहते हैं, जो चीन की सीमा के एकदम नज़दीक है, वहाँ ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। गंगोत्री पर ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और जो ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के ऊपर जो है, जहाँ पर हम बड़ी आसानी से, जो भूवैज्ञानिक लोग हैं जो जाते हैं तो ग्लेशियर देखते हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहले से वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और ये सिर्फ एक तरफ की चिंता नहीं है, ये देश के हर उस हिस्से की चिंता है। जैसे अभी वो लोग होकर आए तो लद्दाख में उन्होंने 2 AWS जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं उसको वहां रख के आए। तो ये सब वही कोशिश है, क्लाउड बर्स्ट को क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, और थोड़ा इतना समय मिल जाए जिससे कि रेस्क्यू किया जा सके। अच्छा, ये कुछ और जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं हम, ये केवल उस वो जो रिवर बेड कह लीजिए या उसकी तस्वीरें नहीं है, और दूर इसके आसपास भी जो है दूर दूर तक वहां भी वो मलबा पहुंचा है ना जी। तो उसका प्रेशर भी इतना था। और ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है, हाँ, जहां पर नाले का रास्ता था, उसको सीधा आ जाना था, मतलब मुड़ करके इधर आ जाना था, और वो बाईं तरफ चला गया और सब कुछ बहा करके ले गया। ये तो आजकल काफ़ी सरकारों की क्षमताएं भी बढ़ गई हैं, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स जो हैं बहुत वेल इक्विप्ड हैं। और भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स जो हैं वो दुनिया भर में मानी जाती हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में हम स्पेशलिस्ट के तौर पर जो हैं अपनी टीम्स भेजते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी मुझे लगता है कोई एक स्पेशलिस्ट टीम होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई उनको आग से भी लड़ना है, पानी से भी लड़ना है, भूकंप से भी लड़ना है, सब कुछ है। उनका एक्सपर्टीज इसमें है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तस्वीर बार बार आ रही है, ये है क्या, क्या लग रहा है आपको? मतलब ये वही जगह है ना जहाँ पे सब कुछ खत्म, कोई पुल लग रहा है ना, जो पुल, ये पुल रहा होगा ऐसा लग रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिए उसकी जो लाइन है वो तो बड़ी पतली सी है, पानी तो उतने में से ही जाना था, और जो बड़ा मलबे का हिस्सा है वहीं कल हम लोगों ने देखा था कि वो घर बने हुए थे, घर या होटल जो भी रहे हों, क्योंकि यहां से तो अनुमान लगाना कठिन है, और वो पूरा वॉश आउट हो गया है। तो पानी अभी भी आप अपनी वाली धारा में आ गया है, लेकिन वो मलबा बता रहा है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। और कई बार जिसको लेकर थोड़ी चिंता ज्यादा होती है कि आप वो लाइन आई, एक समय के लिए छोड़ के चली गई, और कहा जाता है कि 1 दशक के बाद लगभग वहां फिर से वो पलटकर पानी आता जरूर है। मतलब इसको आप वैसे भी बाढ़ के संदर्भ में सोचें तो जो कैचमेंट एरिया है, जो उनका बहाव का एरिया है, या जिसको कहते हैं जो मलबे का एरिया है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाती है, बेहद एक चीज आपने अभी गौर की, अभी जब तस्वीर, ये इससे जस्ट पहले वाली तस्वीर चल रही थी, ये तो नाले का रास्ता था जिसके जरिए मलबा आया, नदी तो सामने बह रही थी। हाँ। और वो नदी बिल्कुल चोक हो गई है, ये देखिए, ये नदी है ना, वो आगे मलबा इतना आ गया, वो नदी चोक हो गई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये पानी का फिर फ्लो की प्रॉब्लम, पानी का फ्लो रुक गया है। मैं वो जो पानी रिवर का जो हिस्सा है, नदी का रास्ता, वो भी मलबे ने रोक लिया है। देखिए, आमतौर पर पहाड़ी नदी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनका
एरिया बहुत छोटा होता है, लेकिन जब क्लाउड बस्ट होता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर पानी बगल का से ज्यादा आता है ना। पत्थर आता है, हाँ। मिट्टी आती है, भुरभुरी मिट्टी आती है, वो सब मिलके बहुत बड़ा इलाका बनता है और तब प्रिडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जो है वो तो मतलब कल वाला वो जो दृश्य है वो जब भी याद आता है तो लगता है कि उसके बाद किसी के हाथ में कुछ है क्या, सिर्फ आप कितना जल्दी प्रिडिक्ट कर लेंगे। और ये तो बिल्कुल लग रहा है कि वो पुल शायद रहा हो, पता नहीं। उसके आसपास आपने देखा सेना के जवान थे, तो वहां भी वो कुछ तलाश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिस तक कोई मदद पहुंचाई जा सके। वहां तक कहां पहुंचा जा सकता है, क्या किया जाए। ये देखिए एक और तस्वीर हवा से जो है पता लगता है कि और आसपास के इलाके, जंगलों के बीच में, पहाड़ों पेड़ों के बीच में जो घर बने थे वो भी सब इसमें दब गए हैं। पेड़ ही दब गए हैं, पेड़ ही दब गए हैं। ये देखिए वो खत्म हो गए हैं। वो कितने ऊंचे देवदार और बड़े होते हैं, मतलब हाइट बहुत ज्यादा बड़े होती है ना। पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट काफी होती है ज्यादा। तो इतनी बुरी आपदा है कि सेना को समझने में मुश्किल आ रही होगी कि आप मतलब रेस्क्यू शुरू कहां से करें, किस तरीके से करें। इतना ज्यादा मलबा पूरी जगह फैल गया है। केदारनाथ भी यही था। हाँ, केदारनाथ तो इससे ज्यादा भीषण, मतलब क्योंकि वो तो फिर लोग थे सर, और वो पूरी जो वैली थी वो ऊपर से नीचे तक सब कुछ ही बहा के ले गई थी। उसमें तो कई सेंटर्स थे। बहुत ज्यादा। 2013 की घटना है वो जी। तो वो और उसमें आज तक पूरा डेथ का जो है कोई सही टोल जो है यहाँ पर सही भी है नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सर्च कर रहे हैं तो वो किस तरह से नहीं। यहाँ तो एक ये है कि गांव के जो एक रिकॉर्ड होता है कि गांव के जो लोग हैं जो होटल में आए हैं, और ये चूंकि सारी आपदा इसी के एक जगह पर, सर्टेन जगह पे, वो तो केदारनाथ मंदिर के पीछे से आया था, तो पूरा कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कि जहां हम खड़े हैं यहाँ नीचे होटल है। हाँ ठीक बात। अगर वो दब गया है तो उसको निकालना भी मुश्किल है। ये है उत्तरकाशी की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर हैं। धराली में जो मलबा आया और उसने जो सैलाब बन के सब कुछ बहा ले गया, वो उसके बाद का जो वहाँ का मंजर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ा संकट का समय स्थानीय लोगों के लिए है। अच्छा, ऐसे में लगता है कि लीडर्स के लिए भी मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई बार नाराज होते हैं लोग। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन लगता है कि पूरा देश कुछ करे। ऐसी आपदा जब कहीं आती है, लेकिन क्या करें, बिल्कुल सवाल ये। लेकिन सर एक खबर भी है इसमें कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक जो हैं उत्तराखंड की टीम, वो सब लोग जितनी व्यवस्था सुधार कर सकते हैं, जितने इसमें मदद कर सकते हैं, पूरी टीम वहाँ चली गई है। मतलब संघ का एक बड़ा ये कि जब ऐसी आपदा आती है, ऐसा कोई परेशानी होती है, तो तत्काल संघ के स्वयंसेवक पहुँच जाते जो आसपास होते हैं। तो देहरादून के उसके आसपास के जहाँ संघ की शाखा है, संघ के जो स्वयंसेवक है वो अपने अपने सामर्थ्य में, अपनी सुविधाओं में जितना हो सकता है वो सब लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छी बात है, जिससे जो बन पड़ता है, जो भी वहाँ पर है उसको मदद करनी चाहिए। ये देखिए कुछ और तस्वीरें, जब ये सड़क से जब चीफ मिनिस्टर जा रहे थे सेना की गाड़ी से, तब उन्होंने ये तस्वीर उनकी टीम ने ली होगी। या वही है, पूरी वैली जो है वो घाटी में मलबा ही मलबा आपको दिखाई दे रहा है। कितना मलबा आया होगा आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा इलाका जो है सब कुछ ढक दिया। रुकता हुआ भी रहता है ना, जितना आ रहा है उसके बाद भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो जमा होता ही रहता है। तो बेसिकली ये जो है ये प्रॉब्लम। अब ये देखिए, ये पानी है। हाँ, ये पानी दिख रहा है आपको। ये पानी इधर इतना चौड़ा है और आगे जाकर के बिल्कुल संकरा हो जाता है पानी का फ्लो, क्योंकि आगे मलबा। ये देखिए, ये नदी है और उसके बगल में मलबा, और रास्ता रोक दिया मलबा ने पूरे नदी का। तो नदी तो खैर अपना रास्ता खुद ही बनाएगी, लेकिन ये देखिए, इतना इससे मैग्नीट्यूड पता चल रहा है आप इस त्रासदी का, कितना बड़ा। और इतना मलबा हटाने का कितना बड़ा एक टास्क है। मलबा कैसे हटेगा, इतना बड़ा मलबा कहाँ लेके फेंका जाएगा? इतना मलबा रखे तो रहने देंगे नहीं, इसके ऊपर तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, हटाना ही पड़ेगा मलबा। तो उसको हटाने की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको हटा के कहाँ भेजना है इतने मलबे को। उसके बाद फिर सड़कें बनना, उसके बाद घर बनना, उसके बाद देखना कि यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। अरे कल मैंने जब ये हुआ, भी कुछ घंटे ही हुए थे इसको, तो हमने तस्वीरों में देखा था कि मलबा भी धीरे धीरे बह रहा था। तो ऊपर से भी आ रहा है ना थोड़ा सा, जितना। लेकिन अब रुक गया, बिल्कुल अब रुक गया है, वो जम गया होगा। तो अब ये लगभग कंक्रीट जैसा हो गया। कंक्रीट हो गया है, तो अब वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है सरोज जी कि ये जैसे बड़ा क्लाउड बस्ट हो गया तो उसके बाद लैंडस्लाइड्स के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मलबा जितना ऊपर से आ रहा है, जितनी पहाड़ तोड़ता हुआ आया, तो हाँ, तो बाकी चीज़ें और कमज़ोर होती हैं, तो वो भी उसको लैंडस्लाइड के लिए बदलती हैं और उसका भी नुकसान होता है। पहाड़ों की एक अपनी अलग तरह की समस्या है। अब ये तस्वीर देख के सवाल ये आता है, क्या धराली कभी दोबारा बस पाएगा, जैसा था वैसा बन पाएगा? मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर फिर से बसाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर
ये नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर ये ऐसा इलाका है, तो जाहिर है कि उसके भीतर जाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी जो राहत कार्य है, जहां उम्मीद बची हुई हो, वैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आशंका उम्मीद के बीच में चमत्कार ही सिर्फ है, क्योंकि जिस तरह का मलबा दिख रहा है उसमें अब कोई रेस्क्यू करके किसी को बचाया जा सकेगा तो शायद कुछ लोग होंगे। बचे हुए जो लोग हैं, जो बचाए जा सके वो किया जाए, लेकिन वहां पर फिर से कुछ बसने बसाने की कोशिश ठीक नहीं है। और इस पर तो सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऊपर से लेकर ऋषिकेश तक क्या हमें गंगा के किनारे किनारे या जहां जहां से नदी आ रही है, पानी आ रहा है, वहां इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कोई एक रेगुलेशन कुछ तो तय करना पड़ेगा, वरना होता है और उसके बाद हम कुछ दिन तक ऐसी चर्चा करेंगे, कुछ समय तक चिंता होगी, फिर हम वहीं घूमकर चले जाएंगे। और वो जो रिवर, ये तो देखिए बहुत लंबा डिबेट है। वैसे ही देखें तो पहाड़ जो है हमारे खाली हो रहे हैं, मतलब पलायन होता है पहाड़ों से। गांव आप खासकर उत्तराखंड के गांव में जाइए, आप अगर खाली ऊपर जाएंगे गांव आपको खाली मिलेंगे, ज्यादा लोग नहीं मिलते, क्योंकि काम की तलाश में सब नहीं। इसमें एक और समस्या है सर, जो तो कल बात हो रही थी सरकार की तरफ से, जो सर ने कही बात हर्षवर्धन जी ने कि भाई बसाया जाएगा कि नहीं, कि उत्तराखंड की जो ज़मीन है उसमें 73% करीबन पहाड़ और जंगल है, तो जो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो उस सरकार की, वहाँ पर जो भी सरकार रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो घर खाली हो रहे हैं, या जो लोग हैं उनको बसाने और उनके काम की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि आपके पास जगह कम है और आबादी बढ़ रही है। तो इसलिए ये मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पर वहां से पलायन रोकने के लिए वो लोग तो वहीं बस रहे हैं। टूरिज्म एक जगह है, तो जहाँ पर टूरिस्ट होगा उसी के किनारे पर वो कुछ बसा सकते हैं। उत्तराखंड की अब ये जो सरकार है, इसने काफी काम किया टूरिज्म नीति को लेकर के, होम स्टेज को लेकर के नई पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो एक तरफ तो आपका प्रयास ये है कि हमारे स्थानीय लोग वहीं रहें, उनकी वहीं रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। टूरिज्म अब टूरिज्म आपको अगर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं। इस पर भी आपत्ति की जाती है कि ऑल वेदर रोड्स जो हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें पहाड़ों में पहाड़ काट करके बनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ जैसा जो नेचर ने आपको दिया है उसके बीच में कम से कम छेड़छाड़ में काम कीजिए। तो ये बहस आज की नहीं है, खैर ये तो बहुत पुरानी डेवलपमेंट और इसका साइड इफेक्ट, हाँ, मतलब वो नेचर और डेवलपमेंट की। पिछले साल टनल में भी तो मजदूर फंस गए थे, उत्तराखंड में हुआ था जब टनल में मजदूर फंस गए थे। कहीं न कहीं कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। मैं इसको दूसरा भी देखता हूँ कि सड़क बनी तभी वहां के लोगों के लिए जीवन आसान, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं तो 2003-04 में रहा, तो अभी तो स्थिति फिर भी है ठीक है। तब तो होता था कहीं हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग पकड़ते थे और ऊपर ले जाने के लिए सिलेंडर तक पीठ पे लाद के कल जब तस्वीर आई, मलबा आ रहा था जिस टाइम, उस वक्त पिक्चर्स देख के पता लग रहा था ना कि इस गांव में पहुंची है रोशनी, विकास की रोशनी पहुंची हुई थी, सड़क बनी हुई थी, लंबी अच्छी सड़क थी, भवन थे बड़े। ये देखिए, अब ये जो राइट में हमने आपको दिखाया ना, ये समझ लीजिए ये था और अब ये रह गया है। जब लाल निशान है मतलब ये सब मलबा हो गया, सारे पेड़ घर, उतना बड़ा हिस्सा जो है ये मलबा अपने साथ ले गया, पूरा बंजर कर दिया। ये है परिस्थिति। ये अच्छा ग्राफिक दूसरा हमारा देखिए, वो रास्ता नदी का कतई नहीं था। नहीं वो नाला है, नहीं वो बरसाती नाला है, बरसात क्लाउड बस्ट है। नदी तो आपकी पतली सी धारा ये ऐसा नहीं, नदी अलग है, शीरगांव नदी है, और इधर जो है वो बरसाती नदी, बरसाती नाला है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उससे वहां पर मलबा तो उसी से आया, उससे आया। तो इसी में शायद कहीं ये पुल भी दिखेगा तस्वीर में, राइट वाली तस्वीर में, हाँ, जिसमें बाई वाले में आप देख ही रहे हैं। उन दो चीजों के बीच में बैलेंस कैसे हो सकता है कि डेवलपमेंट भी हो और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम से कम हो, क्योंकि प्रकृति के ऑल वेदर रूट्स बनाना जरूरी भी है, काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ तक अब ये देखिए ना, जैसे ये जगह इतनी खूबसूरत सुंदर जगह है और ये एक पेनिनसुला जैसा लग रहा है ना, नदी की तरफ बाहर लैंड जो जमीन जो है प्रोजेक्टेड सी है, ये तो यहीं पर मकान वो होटल वगैरह सब बने हुए थे। अभी सही है, टूरिस्ट स्पॉट है तो आपको नदी के पास ही रहना है। उत्तराखंड का बेसिक काम टूरिज्म पर चल रहा है ना सारा, तो वो नदी के किनारे या सड़क के किनारे ही बसे हुए होते हैं लोग, और जो टूरिस्ट जाता है वो उसको लगता है कि भाई रिवर के बहुत करीब से करीब रहा जाए। लेकिन अब देखें कि रेस्क्यू वर्क में क्या अपडेट क्या आता है। सवाल ये है कि कुछ नई जानें जो हैं बचा पाए हम कि नहीं बचा पाए, कुछ घर जो हैं उनका मलबा हटा करके देख पाए कि नहीं देख पाए। सब काम हालांकि कल से चल ही रहा होगा। अब मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो उसमें थोड़ी तेज़ी भी आएगी, लेकिन वो जो सड़कें बह गई हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब हैवी मशीनरी यहाँ लाओगे, कैसे लाओगे आप? हेलीकॉप्टर से लाओगे? कितनी हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ सकती उतनी बड़ी मशीन। सेना के विशेष जहाज अगर लगाए जाएंगे, चिनूक इसमें यूज कर रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर की बात कहां करेंगे? चिनूक हेलीकॉप्टर जो यूज कर रहे हैं, चिनूक को यूज कर रहे हैं, क्योंकि चिनूक इसमें
बहुत मदद कर सकते हैं। एयरलिफ्ट कर सकता है सर हैवी एयरलिफ्ट को, हाँ तो बड़ा उसके जरिए पहुंचाई जा सकती है। वो जो आप बता रहे थे टनल वाला मामला, वहां भी हेलीकॉप्टर से मशीन पहले भी उसी ने किया था, चिनूक के जरिए ही लास्ट जो रेस्क्यू। अभी आर्मी के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर्स में से चिनूक हैं, जिनको अपडेटेड हेलीकॉप्टर्स माना जाता है। तो ये आपके लिए अभी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां का दौरा कर रहे हैं, एरियल सर्वे भी किया, वो जमीन पर भी गए, लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बात की है। सरकार राहत तो दे सकती है, पुनर्वास की व्यवस्था भी कर सकती है, लेकिन जो जाने गई फिर वो तो गई, और एक आशंका हमेशा के लिए मन में पैदा हो जाती है। असली सवाल क्या हम ये क्या कभी भी हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ की जितनी ये है आप, अच्छा अभी जब हम देख रहे हैं तो जगह जगह पर बाढ़ की स्थिति जो बनती है, तो हम मैदान से लेकर पहाड़ तक इस समस्या से ग्रसित हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, नदी के इलाके में आदमी की जाने की जो इच्छा है, जो रोमांच है, वो उसकी जान का खतरा बन रही है। क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना आपकी एकदम किनारा जो होगा वही बनाएंगे। और ये जो घर दबे हुए हैं पहाड़ पर, तो एक मंजिल का घर होता ही नहीं, क्योंकि नींव में ही 2 मंजिल लग जाती है, क्योंकि उसको तो आपको एक कोई समतल जमीन तो है नहीं। इसका मतलब ये घर कितना नीचे दबे होंगे कि कम से कम 2 या 3 फ्लोर का होगा, जैसे जो कुछ दिख रहे हैं इतने अंदर तक दब गए, यानी इतना मलबा आया हुआ है। तो ये पुल ही था, ये तो पूरी तरह दिख रहा है। हाँ, अभी तो ये खत्म हो गया पूरा। अब अभी देखिए ना, ये जो दिख रहा है नदी कितना नीचे रही होगी, पूरा मलबा भर गया और मलबा आ गया। ये तो सही कह रहा है, 20-25 फीट, बिल्कुल 20-25 फीट मलबा है, 15 फीट कम से कम वो मलबा वहां पर रहा। लेकिन अभी यहाँ की चिंता तो हम कर रहे हैं सर। अभी तो जो मैदानों में जो बाढ़ आई हुई है, शहरों के शहर जो है हमारे, राजस्थान में देखो, राजस्थान में कितना पानी आ गया। सभी जगह, मतलब कोई भी राज्य या शहर जिला का नाम ले तो वो सब जगह वो का वो फंसा हुआ है। तो उसको तो वो तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है ना। वहां भी वही प्रॉब्लम है, आपने नदी का रास्ता रोका है तो नदी का रास्ता रोका है, रास्ता नहीं रोका है। आपको ये लगता है कि अब अभी सूख गई तो हमारा इलाका हो गया, वही बात। हाँ, वही बात हो गई ना। तो अब मतलब जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ, मुझे भी 2-3 लोगों ने फोन किया कि आपके शहर में तो बड़ी बारिश आई हुई, प्रयागराज में। तो ठीक बात है, लेकिन हम तो एकदम किनारे गंगा के मोहल्ले के दारागंज के हैं। कहाँ बाढ़ है? जो नीचे की तरफ घर है, कुछ घर हैं जो पुराने हैं जहां तक आता है। और अब जो जिसपे आप लोग कुंभ के समय में पूरा गंगा पथ था, जो नागवासुकी मंदिर के सामने से जाता था, दशाश्वमेध घाट, वो सब डूब गया। तो वहां तो ये व्यवस्था है नहीं, तो शायद वहां भी आश्रम बन जाते, होटल कुछ लोग बना लेते। तो ये जो लोभ है, इस पे भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ रोक लगे। नहीं, लेकिन जब इतना पैसा वहाँ पर कुंभ के दौरान, महाकुंभ में सरकार ने खर्च किया है, बहुत डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है? यदि नहीं, वो तो है ना, जितना दोनों का बहुत, मतलब वो व्यवस्था तो पूरी तरह से की गई। आप ये भी समझिए कि जहां टेम्परेरी था उसमें परमानेंट बहुत सी चीजें की गई। अब तो ये बाढ़ का पानी जब उतरेगा तब जाके सितंबर के बाद अब समझ में आना शुरू होगा कितना है ये। अब देखिए, वैसे अब बात करें भाई, तो नेचर जो है वो तो कभी भी आपको कभी भी आ सकता है। अभी भूकंप आ गया इतना बड़ा, कोई प्रेडिक्ट कर पाया भूकंप को? सुनामी आ गई, इतने देश उससे जो है परेशान हुए। लेकिन उसमें एक फर्क है ना सर, ये बिल्कुल ठीक है सवाल आपका कि सुनामी आ गई या जो भी हमारे नेचर के जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा जैसे, उसको आप दूसरे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पे कैजुअलिटी को देखिए। नंबर ऑफ कैजुअलिटी भारत में कितनी होती है और जापान में कितनी हो रही है? 8.8 अभी भूकंप था, तो वहाँ कैजुअलिटी कितनी है? इसको भी, मतलब आप केवल ये एक्सक्यूज़ देते रहें कि हम प्राकृतिक आपदा से क्या करेंगे और दुनिया भर में आ रही है। प्राकृतिक आपदा से के इंतजाम क्या किए गए हैं? यहाँ तो 4.4 पे 5.5 पर आ जाए तो फिर बहुत सारे इलाके दरदरा के गिर जाते हैं। वो 8.8 है, हिंदुस्तान में आप 8.8 सोच सकते हैं? भूकंप क्या त्रासदी होगी, उससे कितना नुकसान होगा, उन सब बातों पर ये किसी सरकार, इसको है ना हमेशा सरकार की तरफ से नहीं लेना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। एक जरूरी बात, हमने इस मामले में अपने आप को, और जो विजय जी कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। जैसे आप कहते हैं ना कि कहीं सुनामी आने जा रही है, कहीं इस तरह का कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई, अब ये क्लाउड बर्स्ट से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जब इस तरह की चीजें होंगी तो आप, समय नहीं होता है, लेकिन जहां समय है, हमने कहां देखा, हमने उड़ीसा देखा, हमने बंगाल देखा, मतलब हमने वो करके दिखाया है पिछले 10 वर्षों में।
अब सवाल यह है कि क्या हम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले, और हम वो सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि उस 10 मिनट में वहां जितने लोग हैं उनको अलार्म हो जाए और वहां से निकल कर चले जाएं? ये क्या हम कर सकते हैं? लेकिन जहां तक दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की बात है, भारत आज दुनिया में दूसरे देशों को, हाँ जापान तो बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है ना, जापान में तो घर भी वैसे बनते हैं। आज भी कोई भूकंप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। इतनी तकनीक होने के पास दुनिया के पास कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। सुनामी आजकल लेकिन जहां आता है वहां तबाही होगी, उससे अगर सुनामी आएगी तो फिर आपके पास कुछ समय हो सकता है, कोई पानी आ रहा है। यहाँ तो वो भी हमने तो देखा ना, गिना है 30 नहीं, इस घटना में इस घटना में आप क्योंकि हम सामने देख रहे हैं तो बस आया और वो किसी को कोई मौका ही नहीं था। इसमें लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कितनी आवाज उनकी गई होगी। कई बार तो मुझे ये भी लगता है ना कि चूंकि हम लोग खुद अपराध बोध से हैं, रोज प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ नदी सब, लेकिन कई बार तो यूं भी होता है कि बिना किसी मैन मेड क्राइसिस के भी नेचर अपना प्लेस बदलता है ना। हम तो ये जानते हैं कई बार वो चेंज करता है, तो कई बार ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन जहां तक संभव है ऐसा नहीं होता। हाँ, जहां तक संभव है उसको बचाना चाहिए। उत्तर एक ही है, तब भी वो है टेक्नोलॉजी। क्या ऐसी खास तौर पर जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत होती हैं, इसके लिए कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो, डेडिकेटेड सैटेलाइट, ये सब काम कर रहे हैं, ग्लेशियर्स को ऑब्जर्व करते हो, कर रहे हैं, ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा है काम इस पे बहुत, और इसीलिए बहुत कम हुई है हमारी जो नुकसान है वो काफी कम हुआ है। कैजुअलिटीज लगातार कम हो रही है, और सुनामी में तब आजकल हम पूरा का पूरा खाली करवा लेते हैं, सुनामी जब तक आती है तो उसके लिए काफी काम होता है। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है सर, ये प्राकृतिक आपदा सुनामी जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो हर्षवर्धन जी के शहर से लेकर विजय त्रिवेदी के शहर तक जो बाढ़ का पानी आ रहा है, उसमें तो किसी उसकी जरूरत नहीं है ना। उस सिस्टम को कब ठीक करेंगे? वो स्मार्ट सिटी के चार्ट को थोड़ा सा दोबारा से देखने की जरूरत है। लेकिन बिहार हर साल बह जाता है एक बड़ा हिस्सा, तो फिर दुनिया इससे परेशान है, चाइना परेशान है, अमेरिका में देखिए बड़े बड़े न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेट्रो के अंदर पानी भर गया, चाइना पूरा न्यूयॉर्क में पानी था, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मेट्रो के अंदर पूरा पानी भर गया। तो अमेरिका इसको रोक नहीं पा रहा, तो इंडिया एकदम से कैसे उसको रोक लेगा? लेकिन ठीक है, सरकार को टाउन प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं हो, शहर के अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर हो कि भाई पानी भरे नहीं है एक जगह। इतना तो हो गया है सर कि किसी भी डिजास्टर के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद हमारा रिस्पांस बहुत इफेक्टिव हो गया है, रेस्पॉन्स फास्ट हो गया। इसमें इसी से हमारी उम्मीद है, जिसको हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आशंकाओं और संभावनाओं के बीच में चमत्कार हो जाए, कहीं और जाने बच जाएं।